गुड मॉर्निंग क्लास। आज आप लोगों का जो सब्जेक्ट है जीएस का, उसमें साइंस पढ़ाना है। साइंस में बायोलॉजी, हम लोग बायोलॉजी में जो जो टॉपिक आते हैं वो ज़्यादा जो जो टॉपिक आते हैं वो सारे टॉपिक बिल्कुल नॉर्मल आपके जैसे और एग्ज़ाम में आते हैं, वही सारे टॉपिक हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चन उठते हैं वो आपके ह्यूमन का जो सिस्टम है उसी से उठते हैं। जैसे डाइजेशन हो गया, पाचन, एक्सक्रेशन हो गया, उत्सर्जन, इन सब से उठते हैं। और आप लोगों को देखते हैं कि क्या जो जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं और उनसे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं। अभी तो पहला दिन है, तो उससे हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक शुरू करेंगे, पाचन। एक दिन शायद हुई थी क्लास, आप लोग नहीं थे कुछ लोग, तो पाचन मैंने शुरू किया था। ठीक? तो हम पाचन से शुरू करते हैं। पाचन में क्या होता है पाचन, और पाचन से कौन कौन से क्वेश्चन उठते हैं। तो सबसे पहले ये होता है कि इस प्रकार के भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है, शरीर के किस भाग से स्टार्ट हो जाता है, या इसका पूरी तरीके से पाचन कहाँ पे होता है, शरीर के किस अंग में। दूसरा ये पूछा जाता है प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे पूरी तरीके से हो जाता है। और ये पूछा जाता है कि कौन कौन से एंजाइम हैं जो प्रोटीन के पाचन के लिए आवश्यक हैं, और कौन कौन से एंजाइम हैं जो क्या कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए आवश्यक हैं। कौन से एंजाइम हैं जो वसा के पाचन में आवश्यक है। तो इन तरीके से क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है, तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। पाचन क्या होता है। तो हम लोग पाचन शुरू करते हैं। दोनों मीडियम, कुछ लोग हिंदी मीडियम होंगे, कुछ लोग इंग्लिश मीडियम होंगे। डाइजेशन की बात करते हैं। आप उससे रिलेट करके अगर पढ़ेंगे तो बायोलॉजी पढ़ना बहुत आसान होता है, बहुत आसान सब्जेक्ट होता है। कुछ टर्मिनोलॉजी होती हैं जिनको आप हिंदी में उनके टर्म कठिन होते हैं, इंग्लिश में टर्म आसान होते हैं। वैसे आप पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश में ही तो आसान रहेंगे। आप देखते हैं पाचन क्या होता है, या हमें पाचन की आवश्यकता क्यों होती है। सबसे पहले इससे बात करते हैं। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले जो भोजन हम करते हैं, तो किस लिए भोजन करते हैं, क्योंकि हमको काम करना होता है। और काम करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो हम भोजन क्यों करते हैं, सामान्य रूप से जाने, क्योंकि हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए हम भोजन करते हैं। अब हम जानते हैं कि जो हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना बड़े बड़े पार्टिकल में खाते हैं। जैसे रोटी खाया है, चावल खा रहे हैं, फल फ्रूट खा रहे हैं, तो ये सब पदार्थ जो होते हैं वो बड़े बड़े पदार्थ होते हैं। इनका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। लेकिन जब हमारे शरीर में जब हम लोग खाते हैं, तो ये सीधे ऐसे ही ऊर्जा हमको नहीं देते हैं। वो कैसे ऊर्जा देते हैं, जब वो छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाते हैं, तब क्या देते हैं, हमको ऊर्जा देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले जो हम खाना खा रहे हैं बड़े पार्टिकल वाले, उनको किसमें टूटना चाहिए, छोटे पार्टिकल में। क्यों टूटना चाहिए, क्योंकि हमको क्या देते हैं, वो ऊर्जा देते हैं छोटे पार्टिकल में। तो हम पाचन को अगर परिभाषित करना हो, तो पाचन हम क्या कहेंगे, क्या कह सकते हैं, जो बड़े पार्टिकल होते हैं, बड़े पार्टिकल होते हैं, बड़े पदार्थ होते हैं, या बड़े अणु जो होते हैं, उनका कैसे छोटे अणुओं में टूट जाना।
बड़े अणुओं का किस में टूट जाना, छोटे अणुओं में टूट जाना, ठीक है। लार्ज पार्टिकल किस में टूट जाते हैं, लार्ज पार्टिकल किस में टूट जाते हैं, स्मॉल पार्टिकल। लार्ज पार्टिकल किस में टूट जाते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स। अब जब हम खाना खा रहे होते हैं तो देखते हैं कि कई प्रकार के भोजन करते हैं, तो लेकिन उन सब भोजन को हम जब कैटेगराइज करते हैं तो कितने पार्टिकल में कितने टाइप से करते हैं, 5 टाइप से करते हैं। जितने भी खाना, रोटी चावल, फल फ्रूट या जो भी कुछ हम खाते हैं उनको कितने तरीके से हम बांटते हैं, 5 तरीके से बांटते हैं। कौन कौन से तरीके होते हैं, 5 तरीके कौन कौन से हैं। पहला क्या होता है, हम लोग क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। दूसरा क्या होता है, क्या होता है, हाँ, प्रोटीन। तीसरा आपने क्या बताया, वसा। चौथा, चौथा क्या होता है, भोज्य पदार्थ जो होते हैं उनमें कौन कौन से, विटामिन, ठीक है। पांचवा क्या होता है, कुछ मिनरल्स होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं जिनको हमें क्या होते हैं, आवश्यकता होती है। तो जितने प्रकार के भोजन हम लोग करते हैं उन सब भोजन में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ठीक है, और मिनरल्स और विटामिन। अब हम जब खाना खा रहे होते हैं तो ये जो होते हैं कौन कौन से, चौथे और पांचवें नंबर विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं ये हमको ऊर्जा नहीं देते हैं, ऊर्जा नहीं देते। क्यों ऊर्जा नहीं देते हैं, क्योंकि इनका ये पहले से ही सबसे अपने छोटे अणुओं में टूटे हुए होते हैं, ठीक है। और इनका जो मेटाबॉलिज्म होती है, उपापचय होता है, इनका नहीं होता है। और ये जो बड़े पार्टिकल होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये हमको क्या देते हैं, ऊर्जा देते हैं। इसका मतलब ये है छोटे अणुओं में कौन टूटेंगे, कार्बोहाइड्रेट टूटेगा, प्रोटीन टूटेगा और वसा टूटेगा। समझ में आया इतना। कार्बोहाइड्रेट में कौन ये छोटे अणुओं में कौन टूटेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। तो आप लिख सकते हैं कि कितने प्रकार के, ये जितने भी हम भोजन करते हैं उनको कितने प्रकार से हम कैटेगराइज कर सकते हैं या बांट सकते हैं, तो नहीं, 5 तरीके से। 5 कौन से, कार्बोहाइड्रेट हो गए जैसे रोटी जिस खाते हैं, प्रोटीन हो गया दालों से मिलती है, वसा जो हो गया दूध दही इससे हमें मिलता है, ठीक, कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ, ये देखिए हमने ये क्रॉस लगाया, इसका मतलब क्या है, ऊर्जा नहीं देने वाले हैं। ऊर्जा ऐसे आप लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं ऊर्जा देने वाले, ऐसे आप कर सकते हैं, जैसे पढ़ने के लिए, नोट्स बनाने के लिए कि ऊर्जा दे सकते हैं ये। या आप अगर लैंग्वेज में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसको कैटेगराइज करके आप इस एरो का निशान लगा लीजिए कि ये ऊर्जा देने वाले हैं और ये दोनों ऊर्जा नहीं देने। हो सकता है एग्जाम में आपके आ जाए, दिया रहे ऐसे ही ऑप्शन, जब इतने नॉर्मल क्वेश्चन आने हैं कि इनमें से कौन से जो भोज्य पदार्थ है वो हमको ऊर्जा देते हैं, और ऑप्शन कोई विटामिन दिया रहेगा तो आपको मतलब ऊर्जा नहीं देते हैं, तो और 3 ये रहेंगे और एक क्या रहेगा, विटामिन रहेगा। तो आप कौन सा विटामिन आंसर आप कर देंगे, क्योंकि वो ऊर्जा नहीं देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे अब हम लोग बात करते हैं कि जो ये भोजन होते हैं, बड़े बड़े लार्ज पार्टिकल होते हैं, वो अपने छोटे पार्टिकल में टूटते हैं। तो क्या हो जाएगा, बड़े पार्टिकल कौन कौन से बताए थे हमने, कौन कौन से, हाँ, कार्बो,
एक बार हिंदी में लिख दिए हैं पहले, अब अंग्रेजी में लिखे दे रहे हैं जिससे हिंदी में। कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो ये किसमें सबसे छोटे पार्टिकल में टूटता है? हम कहते हैं खाना, कहते हैं जब हमको किसी ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो क्या कहते हैं, क्या खा लेना चाहिए? ग्लूकोन डी, ग्लूकोज चढ़ाते ना। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है वो क्या होता है? ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का छोटा पार्टिकल ये किस में टूट जाएगा? ग्लूकोज में टूट। ये लार्ज पार्टिकल है, ये क्या है? स्मॉल पार्टिकल। हमको ऊर्जा कौन देगा? ग्लूकोज। ठीक है, उसके बाद में प्रोटीन है। प्रोटीन किस में टूट जाता है? अमाइनो एसिड में। किस में टूट जाता है? अमाइनो एसिड, मतलब अमीनो अम्ल में। क्या हो जाएगा? किस में टूट जाता है? अमीनो अम्ल में। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद में फैट, या जिसको क्या बोलते हैं? लिपिड बोलते हैं। ऐसे फैट बोलते हैं, वैसे भी क्या बोल सकते हैं? लिपिड। दोनों इसकी, ये किस में टूट जाता है? फैटी एसिड में। फैटी किसमें टूट जाता है? फैटी एसिड में टूट जाता है। ठीक है, और ये जो फैटी एसिड होता है फिर से किसमें टूट जाता है? ग्लिसरॉल में। हिंदी ऐसे आप लिख लीजिए, ग्लिसरॉल। ठीक है, हिंदी लिख दे। ग्लिसरॉल में टूट जाता है। तो आप छोटे पार्टिकल पूछेंगे तो आप क्या बता देंगे? कार्बोहाइड्रेट किस में टूट जाता है? ग्लूकोज में। प्रोटीन किसका इस सबसे छोटा पार्टिकल होता है, वो क्या होता है? ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटीन का सबसे छोटा पार्टिकल यूनिट क्या होती है, तो आप क्या बताएंगे? अमीनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, तो आप क्या बताएंगे? ग्लूकोज। और लिपिड की ये सबसे छोटी यूनिट, तो आप फैटी एसिड बता सकते हैं। फैटी एसिड में किस में टूट जाता है? ग्लिसरॉल में टूट जाता है। लेकिन आप क्या बता सकते हैं? फैटी एसिड बता सकते हैं। ठीक, अब जब ये हम खाना खा रहे होते हैं तो ऐसे सामान्य रूप से तो ऐसे पाचन हो नहीं जाता है कि शरीर में गया और पाचन हो गया। इसके लिए क्या, किसकी जरूरत होती है? एंजाइम्स की जरूरत, जैव उत्प्रेरक जिसको कहते हैं। ठीक है, दो उत्प्रेरक आपने नाम सुना होगा, उत्प्रेरक। क्या करते हैं? उत्प्रेरक ऐसे होते हैं जो किसी भी जो अभिक्रिया होती है उसकी दर को बढ़ा या घटा देते हैं। ठीक है, अब आप ये हमारे शरीर में ही बन रहे हैं। शरीर में बनने के कारण इनको हम क्या कहते हैं? जैव उत्प्रेरक कहते हैं। किसको? दूसरा नाम पूछा जाता है कि एंजाइम का दूसरा नाम क्या है, तो आप क्या बताएंगे? जैव उत्प्रेरक। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में बनते हैं, हमारी शरीर की जो क्रियाएं होती हैं उसको क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। अब एंजाइम जो होते हैं ये सहायक होते हैं इनको इसमें तोड़ने के लिए। जो ये कार्बोहाइड्रेट आपने खाया, ये सारे भोज्य पदार्थ खाए, उसको तोड़ने के लिए क्या आवश्यक होता है? एंजाइम। और एंजाइम के साथ साथ क्या होता है? हमारे शरीर में क्या होती है? बहुत हमारे अंग होते हैं, वहां से एंजाइम क्या होता है? निकलता है। तो हम ये देखते चलेंगे किस अंग से कौन सा एंजाइम निकलता है और कौन से भोज्य पदार्थ का कहां पे पाचन होता है। कहां पे? मनुष्य के शरीर में। हमें और नहीं पढ़ना है, केवल हमें मानव शरीर की संरचना, मानव का पाचन पढ़ना है। तो देखते चलते हैं कि और एक चीज होती है, दो तरीके के होते हैं जूस जिसको बोलते हैं। ठीक है, एक तो एंजाइम होता है, एक क्या होता है? जूस होता है। ठीक है, वहां पे चर्चा नहीं करेंगे हम। सबसे पहले अब पढ़ते हैं मानव शरीर की संरचना कैसी है। और मानव शरीर की संरचना में पाचन जो होता है वो पाचन किन किन अंगों से होकर के जाता है। सबसे पहले कहां से स्टार्ट होता है पाचन? आप लोग खाना खाते हैं, सबसे पहले कहां से शुरू होता है? हम भोजन कहां से शुरू करते हैं? मुख से शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसको हम बांट सकते हैं अगर पढ़ने के लिए, तो इसको हम कितने तरीके से बांट सकते हैं? दो तरीके से। कौन कौन से? जो पाचन होता है या पूरा जो मानव का पाचन तंत्र है, हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? मानव के पाचन तंत्र के। सामान्य रूप से हमने पाचन जान लिया। ठीक है, बड़े पदार्थ कौन से होते हैं, ठीक है, और उनके छोटे पदार्थ कौन से होते हैं।
किसकी सहायता से पाचन होता है? एंजाइम की सहायता से बता दिया, जैव प्रेरक उसका नाम होता है। ठीक है, अब हम मानव का पाचन तंत्र पढ़ेंगे कि मानव के पाचन तंत्र में, मानव मनुष्य में पाचन कैसे होता है। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। मनुष्य के जितने सिस्टम हैं उन्हीं के बारे में हम क्वेश्चन ऐसे बताते चलेंगे, और ऐसे जैसे बनवा रहे हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे आप लोग चार्ट बना लीजिएगा और वहीं से आप पढ़ लीजिएगा। तो दो चीजें होती हैं मैंने बताया, एक तो आपकी आहार नाल होती है। ठीक है, क्या होता है? आहार नाल। आहार नाल होती है। दूसरा जो होता है वो क्या होते हैं? आपकी ग्रंथियां होती हैं, जहां से एंजाइम क्या होता है? निकलता है। और वो कैसी ग्रंथियां होती हैं? बहिस्रावी। बहिस्रावी, ठीक है, ग्रंथियां। ग्रंथियां अभी बात चर्चा करेंगे, तो ग्रंथियों की चर्चा बाद में कर लेंगे, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक। दो तरीके से पूरा जो पाचन तंत्र होता है कितने तरीके से बटा होता है? दो तरीके से। एक से आपका जो अंग होते हैं, आहार नाल होती है वो होती है, और दूसरा क्या होता है? एंजाइम्स जो निकल रहे होते हैं। एंजाइम कहां से निकलते हैं? ग्रंथियों से निकलते हैं। किस तरह की ग्रंथियों से? बहिस्रावी। बहिस्रावी ग्रंथियां क्या क्या होती हैं? जिसमें इसका नाम और दूसरा नाम जो होता है, इन ग्रंथियों को क्या बोलते हैं? डक्ट ग्लैंड बोलते, डक्ट ग्लैंड, या हम क्या बोलेंगे? नलिका युक्त ग्रंथियां। पूछा जाता है एग्जाम में कि किन ग्रंथियों को हम नलिका युक्त ग्रंथियां कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? वैसा भी। और अंतःस्रावी क्या हो जाती हैं? नलिका विहीन हो जाए। ठीक है, दो तरह की ग्रंथियां हम पढ़ेंगे। नलिका युक्त, आहार नाल जो होती है यहां से मुंह से शुरू होती है पूरा। आहार नाल के जो पार्ट होते हैं वो कितने पार्ट होते हैं? 6 पार्ट होते हैं। पूरा शरीर में जो हमारा अंग होता है कितने पार्ट में बटा होता है? 6 में। कौन कौन सा होता है बताइए? कौन कौन सा होगा? सबसे पहला क्या होता है? कहां से शुरू होगा? माउथ से, मुंह से। क्या शुरू होगा सबसे पहले? सबसे पहला क्या होता है? मुख, ठीक है, माउथ। माउथ में दो चीजें होती हैं, क्या क्या होता है बताइए, जो हमारे पाचन में सहायता करता है? एक तो दांत होता है, और एक नहीं, रस तो निकलेगा बाद में, उस अंग से, जीभ से निकलता है। एक दांत होता है, दूसरा क्या होता है? जीभ। जीभ से आपका टाइलिन, अभी बताएंगे कौन सा एंजाइम निकलता है। मुख से होता है, पहले आप लोग ऐसे पढ़ते रहिए, फिर लास्ट में हम एक बार समराइज कर देंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठ रहे हैं। ठीक है, पहले पढ़ लीजिए, समझ लीजिए क्या हो। मुख से, मुख में दो चीजें होती हैं, क्या क्या होता है बताया? एक तो दांत होता है, टीथ होता है। दूसरा क्या होता है? जीभ होती है या टंग। दो चीजें होती हैं जो पाचन में सहायक होती हैं। उससे जब आगे बढ़ते हैं तो ये वाला यहां से हो गया। अब ये वाला पोर्शन आया कि नहीं आया? इस वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं? फूड पाइप, ठीक है, या ईसोफेगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईसोफेगस या फूड पाइप। दूसरा फूड पाइप बोल देंगे। भोज वैसे भोज नलिका बोलते हैं, ठीक है, या हम आहार नलिका बोल देंगे, या फूड पाइप ही। ईसोफेगस ऐसे पूछ लेता है दूसरा नाम, तो क्या बोलेंगे? ईसो, टेक्निकल नाम है, ठीक है। ये कैसा नाम होता है? ये जो वाली नली है
इसको क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। उसके बाद में आगे बढ़े तो आगे क्या आएगा हमारे, क्या चीजें आएंगी आगे? मुंह, मुंह आया, उसके बाद में क्या आया? अब क्या आएगा, क्या बताइए? फेफड़ा आएगा, लेकिन फेफड़ा तो इसका पार्ट होता नहीं पाचन का। लेकिन उसके बाद में क्या आ जाए? लीवर आएगा। तो वो किस में होगा, क्या आएगा? पेट आएगा ना। हाँ, तो पेट तीसरा क्या हो जाएगा? स्टमक या पेट। स्टमक। उसके बाद में क्या हो जाएगा? स्टमक के बाद में क्या आता है? चौथा, छोटी आंत। क्या आएगा? इसको अच्छे से समझ लीजिए, एक एक चीजें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है? ये मत सोचिएगा इतना बड़ा ये चीजें हैं। आप सीक्वेंस याद करिए। मुंह आता है, मुंह के बाद में क्या आएगा? ये फूड पाइप ईसोफेगस आएगा, उसके बाद में पेट आएगा, उसके बाद में छोटी आंत आएगी, उसके बाद क्या आएगा? छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, और उसके बाद में क्या आ जाएगा? लास्ट में एनस। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? गुहा बोल देते हैं, या जहां से आपका जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो वेस्ट पदार्थ होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। आपने खाना खाया, खाने का पाचन शुरू हो गया, किसकी सहायता से? दांत और जीभ के। उसके बाद में ये जो होता है, यहाँ पे पाचन नहीं होता है, ये केवल आपको पास आउट करके पेट में भेज देता है। फिर से पेट में कुछ चीजों का पाचन हुआ, फिर वो गया कहाँ पे? छोटी आंत में, वहां पाचन हुआ। बड़ी आंत में कुछ चीजों का अवशोषण हुआ, और जो खाना आपके जरूरत, आपका पेट नहीं पचा पाया, आपका शरीर जो भोजन को नहीं पचा पाया, वो किसके थ्रू निकल जाता है? किसकी सहायता से निकल जाता है? एनस की सहायता से स्ट्रेट आउट कर देते हैं, बाहर कर। ये चीज समझ में आई? और इन सब से मैंने बताया है, कुछ क्या होते हैं? नलिकाएं होती हैं, वहां से क्या होते हैं? एंजाइम निकलते हैं, और ये एंजाइम क्या करते हैं? जो भोज्य पदार्थ होते हैं उसके पाचन में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। ये एंजाइम निकलते कहां से हैं? बहिस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं। कहां से निकलते हैं? और इन ग्रंथियों को हम क्या कहते हैं? नलिका युक्त ग्रंथियां कहते हैं। दूसरा नाम इनका क्या होता है? नलिका युक्त ग्रंथियां होता। इतना क्लियर हो गया? समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? अब हम लोग चलते हैं, इसके बाद में एक एक चीज हम पढ़ेंगे। दांत का काम क्या होता है, ठीक है? एक जो हमने यहां पे लिखवाया है, उधर से पढ़ना शुरू करेंगे। मुंह पढ़ेंगे, मुंह में दो चीजें पढ़नी है। क्या क्या पढ़ना है हमको? जीभ का काम क्या होता है, और दांत का काम क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत का जो सामान्य दांत फार्मूला है, डेंटल फार्मूला है, दांत सूत्र है, वो कौन सा होता है? ठीक है, और अक्लदाढ़ क्या होती है? ठीक है, ये सब जो जर्नल क्वेश्चन आते हैं वही आने वाले। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं माउथ पे। क्या पढ़ना है हमें सबसे पहले? हाँ, माउथ पढ़ना है। माउथ पढ़ना है। माउथ में सबसे पहले क्या पढ़ना है हमको? दांत पढ़ लेते हैं। दांत क्या होता है पूछा जाता है। इसका अध्ययन जो होता है वो कहां पर होता है? जिस ब्रांच में होता है उसको क्या बोलते हैं? डेंटोलॉजी। क्या बोलते हैं? हाँ, दंत विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, इसका जो अध्ययन होता है, कहां पर अध्ययन होता है? तो क्या बोला जाता है? और ओ जो होता है वो साइलेंट होता है। ठीक है, डेंटोलॉजी बोला जाता है। लिखा हो जाता है, साइलेंट होता है।
हिंदी और इंग्लिश में यही खामी है। इंग्लिश में, हिंदी में जो लिखा होता है वही पढ़ा जाता है, हिंदी में नहीं पढ़ा जाता। डेंटोलॉजी, डॉक्टर जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं? डेंटिस्ट बोलते हैं, वो लिखवाने की जरूरत नहीं है। और क्या होता है, जो मनुष्य का दांत होता है वो पूछा जाता है कि आपको सब पता है कितनी बार आते हैं? ये पूछा जाता है कि जो मनुष्य का दांत होता है वो बताइए आप लोग कितने बार आते हैं? 2 बार आते हैं ना। एक दूध के दांत होते हैं, एक जो हमारे परमानेंट टीथ होते हैं, अस्थाई दांत होते हैं। इसका मतलब कितनी बार आया दांत? 2 बार। तो इसीलिए मनुष्य का जो दांत होता है उसको क्या बोलते हैं? द्विवार दंती बोलते हैं। इसका जो स्वभाव होता है वो कैसा होता है? कैसा होता है? कैसे होते हैं दांत? द्विवार दंती। कितनी बार आया? कितने बार आया? 2 बार। इसीलिए क्या बोलते हैं? द्विवार दंती या डाइफियोडोंट। डाइफियोड ऐसे दिया रहेगा कि मनुष्य के दांत होते हैं डाइफियोडोंट, ठीक है। और क्या दिया रहेगा? हेट्रोडोंट, अभी सबके टर्म बता रहे हैं। और एक क्या होगा? थीकोडोंट। ये और कुछ एक शब्द और दिया होगा। तो आप क्या बताएंगे? द्विवार दंती मतलब समझ पाए द्विवार दंती का मतलब क्या होता है? क्योंकि ये पूरे जीवन काल में 2 बार आते हैं। हाँ, जीवन में 2 बार आते हैं, 2 बार आते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है? हेट्रोडोंट या विषम दंती। हमारे बताइए दांत एक जैसे होते हैं, तो अब इस टर्म में कोई दिक्कत है? आप अपने रिलेट करके पढ़ रहे हैं। एक जैसे सारे दांत होते हैं? अलग अलग टाइप के होते हैं। इसीलिए मनुष्य के दांत को क्या बोला जाता है? विषम दंती, या विषम जहां पे आएगा वो उसका मतलब क्या होगा? हेट्रोडोंट। ये इंग्लिश वाले शब्द यहाँ पे लिखा रहे हैं, कभी कभी वो डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लेते हैं कि हेट्रोडोंट या डाइफ्यूडोंट, ठीक है। विषम दंती हो सकता है। ये आयोग वाले कभी कभी बायोलॉजी में क्या होता है वही टर्म इंग्लिश वाला ही उठा करके कहाँ लिख देते हैं? हिंदी में लिख देते हैं। और तीसरी बात क्या होती है ये बताइए? हमारे दांत तुरंत निकल आते हैं, मतलब तुरंत जो होते हैं क्या मतलब ये बताइए मजबूत होते हैं कि नहीं होते? मजबूत होते, बहुत मजबूत होते ना। शरीर का सबसे पूछा जाता है कि सबसे कठोर भाग क्या होता है, तो दांत ही होता है। और दांत का कौन सा भाग? जो ऊपर वाला भाग है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इनेमल बोलते हैं, ठीक। वो बताएं। इसका मतलब ये होगा कि ये दांत आप देखिए जब उखड़ता है तो जितना ऊपर होता है उतना ही नीचे होता है। इसका मतलब ये गड्ढे में घुसे हुए होते हैं कि नहीं होते? भाई जितना है उतना ही गड्ढे में घुसे हैं कि नहीं है? इसका मतलब इनको क्या बोलते हैं? गर्त। गड्ढा को क्या बोलते हैं? गर्त बोलते हैं ना। तो इनको इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कैसे होते हैं? गर्त दंती होते हैं या टीकोडोंट बोलते हैं। ये चीज आई, तीनों चीजें समझ में आई। मैंने क्या बताया? दांत जो होता है वो कैसा होता है? द्विबार दंती, क्योंकि जीवन काल में 2 बार, एक दूध के, एक सामान्य, एक अस्थाई। विषम दंती क्या होते हैं? हमारे सभी दांत बराबर नहीं होते हैं। दांत कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद में गर्ददंती। गर्ददंती का मतलब ये सॉकेट में धसे होते हैं, ये जबड़े में हमारे धसे हुए होते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं जो ये दांत हैं, इनमें विषम दंती वाले दांत जो होते हैं ये 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं पूछा जाता है? आप क्या बताएंगे? 3 तरीके होते हैं कि 4? ये जो होते हैं ये टीथ नहीं है, ये टीथ का स्वभाव है। मनुष्य के टीथ का स्वभाव है, प्रकार नहीं है। ये स्वभाव है कि ऐसे होते हैं। द्विबार दंती का मतलब मनुष्य के दांत कितनी बार आते हैं? 2 बार आते हैं। विषम दंती का मतलब क्या हुआ? कि सारे दांत एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है। अलग शेप है, अलग काम है सभी दांतों का। गर्दंती का मतलब क्या होता है? सॉकेट में धसे हुए होते हैं।
बताइए, सुना होगा नाम। दांतों के प्रकार विषम दंती, जो 4 प्रकार होते कौन कौन से? हाँ, रदनक, कृंतक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। आईसीपीएम याद किए, क्या होता है आईसीपीएम? हाँ, और दोनों चीज जानने की जरूरत नहीं है, मतलब हमें टाइप्स में क्या जान रहे हैं? विषम दंती, कलर चेंज करते हैं, विषम दंती पढ़ रहे हैं। तो विषम दंती में कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और फिर चौथा क्या होता है? चर्वणक। ठीक। इंसीजर, रदनक को क्या बोलते हैं? कैनाइन। अग्रचर्वणक को क्या बोलते हैं? प्रीमोलर। और इसको क्या बोलते हैं? मोलर। इंग्लिश वाले सब, जो भी इंग्लिश वाले होंगे वो आप ऐसे ही जाए। 4 का विषम का मतलब क्या हुआ? अलग अलग प्रकार के, तो वो अलग प्रकार कितने प्रकार के हुए? 4। कौन कौन से पूछा जाएगा तो आप बताएंगे। एक क्या होता है? कैनाइन होता है। एक क्या होता है, मतलब एक क्या होता है? कृंतक होता है, इसको इंसीजर, जो आगे के आपके दांत होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? कैनाइन। इनकी संख्या कितनी होती है टीथ की? बताइए। 32। लेकिन सभी मनुष्यों में 32 नहीं होती है, किसी किसी में आती है। ठीक है, जो अक्लदार होती है, हो सकता है कभी किसी के जल्दी आ जाती है और किसी के पूरे जीवन काल में नहीं आती है, क्योंकि उसकी जरूरत अब हमको नहीं है। ठीक है, वो अवशेष के रूप में है। इंसीजर हमारे कितने होते हैं? बताइए, आगे वाले दांत कितने हैं? ये 4 ऊपर के, और 4 भाई, 2 जबड़े हैं बराबर होंगे, तो ऊपर में अगर 4 हैं पहले वाले, जो इसको स्माइली टीथ भी बोलते हैं। स्माइली टीथ कौन से होंगे भाई? हंसोगे तो कौन सा दिखेगा? सामने वाला दिखेगा। और सामने वाला कौन सा होता है? इंसीजर या कृंतक होता है। कौन से कितने होते हैं? 4। एक जबड़े में 4 तो दूसरे जबड़े में 8। तो कितने पूछे जाए, ये पूछा जाएगा कि कृंतक कितने होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? 8। 8 हो जाएंगे। उसके बाद में रदनक या कैनाइन, देखिए ये दो, ये वाले, जब आप स्माइली के जस्ट बगल दो वाले, कैनाइन, कैनाइन जो है शब्द कहां से? कुत्ते से आया है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है? ये दांत फाड़ने वाले दांत होते हैं। स्माइली टीथ, इसको क्या बोलेंगे? स्माइली टीथ। ठीक है, हंसने वाले। और ये रदनक, जो इसको हम कैनाइन बोलते हैं, ये खाने को क्या करते हैं? फाड़ते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं? कृंतक, ये काटते हैं, भोजन को काटने में। ठीक है, अभी और कैनाइन में कितने होंगे बताइए? कितने होंगे? एक इधर, एक इधर। देखिए, ये एक इधर है, ये वाला, और एक ये, 2। तो 2 ही कितने होंगे? नीचे होंगे। तो कितने हो जाएंगे टोटल? 4। तो कैनाइन या रदनक कितने होते हैं? ठीक। उसके बाद में आते हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं? अस्थाई दांतों की बात कर रहे हैं। ठीक है, 2 तरीके के दांत होते हैं ना, अस्थाई दांत, तभी 32। प्रीमोलर जो होते हैं वो कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? दिख नहीं रहा इधर, ये 8 होते हैं। और मोलर कितने होते हैं? 12। और टोटल जोड़ दीजिए, कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 32। टोटल 32 आ रहे हैं, देखिए। ठीक। तो ये जो होते हैं, आप बता लेंगे कि इनको क्या, कैसे दांत बोले जाते हैं? स्माइली टीथ। इनको फाड़ने वाले दांत, वो बात बात करेंगे।
दांत 4 प्रकार के, उसमें जो कृंतक होता है वो कितना होता है 8, रत्नक कितना होता है 4, प्रीमोलर कितने होते हैं 8, और मोलर कितने होते हैं 12। ठीक, 12 जो मोलर होते हैं, सबसे आखिरी वाले दांत जो होते हैं आपके। ठीक है, आप शुरुआत करिए, सबसे पहले आपके ये वाले दांत आएंगे। ठीक है, 4 भागों में भी जब डेंटल फार्मूला पढ़ लेंगे तो पहले क्या हो जाएगा, पहले आधे वाले में एक तरीके से और दूसरे आधे वाले में एक तरीके से आ जाते हैं। ठीक है, अब इनका काम क्या होता है, तो इसके सबके आगे आगे लिख लीजिए, कृंतक के आगे क्या होता है, इसका काम क्या होगा, अभी बताया था। हम जब खाना खाते हैं तो क्या काम करते हैं, सोचिए, काटते हैं ना। हाँ, तो आप क्या लिखेंगे वहां पे, ऐसे ही याद हो जाएगा। इसका काम क्या होता है, भोजन को काटना। ठीक है, फूड कटिंग, फूड कटिंग। ऐसे हम हिंदी में भी, कभी कभी हिंदी में भी बोल रहे हैं, कभी इंग्लिश में बोल रहे हैं, तो आप लोग दोनों और बोल दोनों रहे हैं, लिख कभी हिंदी में रहे हैं कभी इंग्लिश में, तो आप लोग दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं। फूड कटिंग, भोजन को काटने का काम। और रत्नक का काम क्या हो जाएगा, क्या बताया है मैंने, हाँ, फाड़ने का। तो फाड़ने क्या बोलेंगे, बिटिंग बोलते हैं। ठीक है, फूड को फाड़ने का, तो फूड बिटिंग। प्रीमोलर को क्या क्या काम होगा, ये दोनों का, ठीक है, काम होता है, वो क्या हो जाएगा, पीसना, भोजन को पीसना, ग्राइंडिंग का काम होता है, क्या होगा, पीसना। प्रीमोलर का काम क्या होगा, पीसना होगा। भोजन को क्या करते हैं, पीसते हैं। ठीक है, और जो लास्ट में होगा, ठीक है, वो क्या होगा, मिक्सिंग होगा। वैसे काम इसका भी पीसना पीसना ही होता है, दोनों का पीसना, लेकिन इसका स्पेशल काम क्या होता है, तो स्पेशल काम क्या होता है, मिक्सिंग। अच्छा, ये करना है क्या, अभी कुछ लोग आए हैं, एडमिट करना है। एड पीपुल आ रहा है, तो ये लोग तो ज्वाइन, हाँ, एडमिट कर, हो गया, चलिए बैठे। तो ये मैंने बताया आपको, फूड कटिंग। पहले वाले दांत इधर देखिए, पहले वाले दांत क्या हो जाएंगे, जो आगे वाले होते हैं वो क्या होंगे, भोजन को काटने का, फिर बिटिंग करने का, फिर पीसने का, फिर अब इसके बाद में हम लोग पढ़ लेते हैं कि इनका जो लास्ट के दांत होते हैं, जो कौन से होंगे, मोलर होंगे। इन्हीं में से जो दांत होते हैं 4, वो क्या हो जाते हैं, अक्लदार, जिसको हम बोलते हैं। अक्लदार का नाम सुना है, विजडम टीथ, जिनका कोई काम नहीं होता है, तो वो जो होते हैं वो क्या होते हैं, निकलते हैं। ठीक है, तो जो पूछा जाता है कि जो अक्लदार होती है वो कौन से दांत होते हैं, तो आप क्या बताओगे, अक्लदार होगी वो कौन से दांत होंगे, मोलक मोलर होंगे। ठीक है, चवर्णक होंगे। अक्लदार कौन से दांत होती है, कौन से होंगे, चवर्णक या मोलर। उसके बाद में अब आती है बात, हम ये कौन से दांत पढ़ रहे थे, 2 तरीके के दांत होते हैं, कौन कौन से, अस्थाई और दूध के दांत, या परमानेंट टीथ या टेम्परेरी टीथ दो। तो दूसरा क्या होता है, टेम्परेरी टीथ होता है। ठीक है, अस्थाई दांत, अस्थाई दांत, अस्थाई दांत जो होता है उनकी संख्या कितनी होती है, बताइए, पता है कितनी होती है, नहीं, 20। दूध के दांत बच्चों में कितने होते हैं, अभी अस्थाई दांत की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 32, और अस्थाई दांत या दूध के दांत की बात करेंगे, इसको मिल्क टीथ भी बोलते हैं। अस्थाई दांत को क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ बोलते हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है,
20। इसका मतलब कोई ऐसे दांत होते हैं जो बच्चों में नहीं होते हैं। वो कौन से होते हैं? कितने टाइप्स पढ़े हैं दांत में? 4 टाइप, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और, तो जो ये होता है ये बच्चों में नहीं पाया जाता। कितने यहां पे हैं? 8। हाँ, अगर चवर्णक थे तो ये भी नहीं पाए जाते हैं और मोलर के भी कुछ नहीं पाए जाते। ठीक है, तो इसके तो कितने जितने होते हैं वो होते हैं, इसके कितने होते हैं? 8 होते हैं। कैनाइन कितना होता है? 8 4 12। ये होते नहीं है। और कितने दांत होते हैं? 20। तो मोलर कितने होंगे? हाँ, कोई परेशानी? जैसे जब 20 हमको पता है, टोटल दांत कितने होते हैं दूध के? 20। और उनमें कैनाइन जो ऊपर के दोनों दांत पढ़ाया है वो चेंज नहीं होंगे, और प्रीमोलर होते नहीं है, अग्रचवर्णक होते नहीं है, तो मोलर कितने हो जाएंगे? मोलर कितने बचे भाई? 20 में से 8। तो ये कितने होंगे? 0। टोटल कितना हो गया? 30। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है अस्थाई दांतों की संख्या कितनी है, तो आप क्या बता देंगे? और ये पूछा जा सकता है कि अस्थाई दांतों में, क्वेश्चन ऐसे कि अस्थाई दांतों में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं, तो आप क्या बताओगे? अग्रचवर्णक या प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। ठीक है, जो अभी बताया था अक्लदाढ़, अक्लदाढ़ क्या होते हैं? अवशेषी अंग होते हैं। कैसे होते हैं? अवशेषी अंग। क्यों इनको अवशेषी अंग बोलते हैं? क्योंकि अवशेष के रूप में हमको पाए जाते हैं। अवशेष का मतलब क्या है? ऐसे अंग जिनकी अब आवश्यकता नहीं रह गई है, ये पहले आवश्यकता होती थी। इसीलिए जिनके दांत नहीं आते हैं अक्लदाढ़, उसको ऐसा नहीं है इसका अक्ल से कोई मतलब है। ठीक है, इसका अक्ल से कोई मतलब नहीं है। जिनके नहीं आते हैं उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो हमारे 28 दांत होते हैं वो, और 28 या 30, वो हमारे सामान्य काम करने के लिए, तो इसलिए इनको अवशेषी अंग बोलेंगे, क्योंकि अब इनकी आवश्यकता नहीं रह गई है अक्लदाढ़ की, इसीलिए नहीं आते। तो ये चीज समझ में आई? इतना कोई दिक्कत? हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं? भोजन कितने टाइप्स के होते हैं, और क्या पढ़ा है? जो भोजन के टाइप्स हैं, ठीक है, 3 टाइप्स के पढ़े हैं। ठीक है, इनको पचाने के लिए कुछ एंजाइम्स की आवश्यकता है। वो निकलती कहाँ से हैं? कहाँ से निकलती हैं? ग्लैंड से निकलती है। जिन कौन सी ग्लैंड होती हैं? बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा कि मनुष्य का, मानव का पाचन तंत्र क्या होता है? 2 तरीके से हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक तो क्या हो गया? आहार नाल पूरा हो गया, दूसरा क्या हो गया? पाचन ग्रंथियां हो गई। आहार नाल में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? कहां से शुरू होती है आहार नाल? मुंह से शुरू होती है। मुंह में कितनी चीजें होती हैं? 2 चीजें, एक तो हमको दांत और दूसरा क्या होता है? जीभ। दांत पढ़ा हमने, दांत कितने प्रकार के? दांत के मनुष्य के दांत के जो प्रकृति होती है, जो नेचर होता है, वो बताया। कितने, कौन कौन से बताए हैं? एक तो द्विवारदंती, दूसरा क्या? द्विवारदंती या डाइफ्यूडंट, दूसरा क्या बताया था? हेट्रोडोंट या विषमदंती, तीसरा क्या बताया था? थीकोडोंट या गर्तदंती। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा कि जो हेट्रोडोंट, जो आपके विषमदंती होते हैं, वो कितने टाइप्स के होते हैं? विषमदंती इसलिए क्योंकि अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4। और मनुष्य में जो दांत होते हैं वो 2 बार आते हैं। एक कौन सा? परमानेंट, और द्विवारदंती में एक क्या हो गया? परमानेंट, और एक टेम्परेरी या दूध के दांत। परमानेंट कितने वो बताए हैं? 32, और टेम्परेरी कितने बताए हैं? 20। ठीक है, तो ये 4 होते हैं। 4 में बताया कि जो आपका रदनक होता है, कृंतक होता है, 8 होता है। रदनक जो होता है, जो कितना होता है? 4 होता है। और अस्थाई की बात कर रहे हैं, अस्थाई में प्रीमोलर कितना होता है? 8 होता है। और मोलर कितना होता है? 12 होता है। लेकिन अस्थाई में या मिल्क टीथ में क्या होता है? प्रीमोलर पाया नहीं जाता है। और इंसीजर जो होता है वो कितना होता है? 8 होता है। कैनाइन कितना होता है? 4 होता है। प्रीमोलर है नहीं, इसकी संख्या कितनी है? 0 है। और मोलर कितने हो जाएंगे? 8। तो इनसे हम पता लगा लेंगे। अब एक क्वेश्चन इसमें से और पूछा जाता है केवल कि इनका डेंटल फार्मूला क्या है। डेंटल फार्मूला, आपने जबड़े को 4 भागों में बांट दीजिए, और अगर आपको ये पता है कि कितने होते हैं तो आपको पता चल जाएगा।
ठीक है, तो डेंटल फार्मूला बात करेंगे, दांत सूत्र। दांत या दंत सूत्र, क्या बोलते हैं, दंत सूत्र। अब हम पहले किसकी बात करेंगे, अस्थाई दांत का फार्मूला। तो क्या बोलेंगे, परमानेंट डेंटल फार्मूला, पीडीएफ बोल, परमानेंट डेंटल फार्मूला। अब बताइए, हमने अपने जबड़ों को या मुंह में जो दांत हैं उनको कितने प्रकार से बांट लिया, 4 प्रकार से। पूछता है तो ऊपर के कितने हैं, अगर अस्थाई में बात करेंगे ऊपर कितने हो जाएंगे, 16 और नीचे 16। तो ये ऊपर हो गया वाला जबड़ा, ये क्या हो गया, नीचे वाला। और ऊपर वाले जबड़े को भी मैंने 2 भागों में बांट दिया, तो कितने हो जाएंगे, 8 एक साइड, 8, समझ में आ रहा है ना। 8 में आपको कितने प्रकार से होते हैं, 4 प्रकार से। शुरुआत कहां से आपको करनी है, इंसीजर, कैनाइन, मोलर और प्रीमोलर। ठीक है, तो इंसीजर आपके कितने होते हैं, देखो यहां पे लिखे दे रहे हैं, ICPM, इसीलिए आपको लिख रहे थे ICPM। इंसीजर का मतलब क्या हो गया, कृंतक, कैनाइन का मतलब हो गया रदनक, प्रीमोलर का मतलब हो गया अग्रचर्मक, और मोलर का मतलब क्या हो गया, चर्मक। ये चीजें समझ में आई हैं। तो आई का मतलब कितने हैं, 8 हैं, 2 जबड़े मिला करके, तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाले में कितने रहेंगे, 4, और ऊपर वाले को भी हमने कितने भागों में बांट दिया, तो एक तरफ कितने बचेंगे, 2 ही तो बचेंगे भाई। 4 है, ऊपर 4 नीचे 4, और अगर 4 को भी हमने 2 भागों में बांट दिया तो सबसे पहले कितने बचेंगे, रदनक, कितने, 2 बचेंगे कि नहीं बचेंगे बताइए। और कैनाइन कितने हैं ऊपर नीचे मिला के, 8, मतलब ए ऊपर वाले में कितने रहेंगे, 4, और उसको भी हमने सॉरी कैनाइन कितने रहेंगे, 8 हैं कि 4 हैं, कितने हैं, 4 हैं, कितने हैं, तो 4 हैं। अगर हम इसको बांट दिए, ऊपर 2 नीचे 2, तो क्या हो जाएगा, एक तरफ कितने बचेंगे भाई, ऊपर नीचे ही मिला करके तो ये 4 हैं, ऊपरी जबड़े में कितने, 2, एक ये एक ये, एक ये एक ये, और हमने ऊपरी जबड़े को भी 2 भागों में बांट दिया तो कितना बचेगा। फिर प्रीमोलर कितने हो रहे हैं वहां पे, 8 है ना, 8 है ना, ऊपर 4 नीचे 4, तो उसको अगर हम ऊपर वाले को आधे में बांट दिए तो कितना बचा, एक तरफ 2। अब ये समझ लीजिए जो आपका ये फार्मूला है, मतलब जो है उसको 4 भागों में बांटना है, तो क्या हो जाएगा, ये मोलर कितने होते हैं अस्थाई में, 12, कितने होते हैं, 12 को 4 ही, क्योंकि हमने 4 भागों में बांटा है ना, तो कितने हो जाएंगे, 3। तो जो डेंटल फार्मूला होता है अस्थाई दांत का, वो क्या होता है, 21-23। 21-23 समझ में आया क्या चीज है ये, कि अब आप जोड़ लीजिए। अब ये टोटल मिला के ये 16, और ये मिला के ये 16, कुल मिला के 32। ये कहां वाले हो गए, ऊपरी जबड़ा वाले हो गए, ऊपरी जबड़ा वाले हो गए। ये कहां वाले हो गए, निचले जबड़ा वाले। समझ में आ गया, तो इसका फार्मूला बस आप याद क्या करना है, 21-23 याद कर लीजिए। अब देखिए, एक अगर आपको याद हो जाएगा तो अस्थाई वाला याद हो जाएगा। अब देखो समझ गए, ये अस्थाई में इनको हम देख लेते हैं कैसे, अस्थाई टीडीएफ, टीडीएफ का मतलब टेम्परेरी डेंटल फार्मूला, क्या, टेम्परेरी डेंटल फार्मूला। बताइए 4 भागों में बांटना है तो क्या हो जाएगा, 2, 1, 0, फिर इसको भी 4 में बांटना है ना, तो क्या हो जाएगा, अब कोई दिक्कत, हाँ 21-0-2। अब जोड़ दीजिए, 21-0-2, 21-0-2। रटने की बहुत जरूरत आपको नहीं है, बशर्ते आपको ये चीजें पता होनी चाहिए।
हमने ये बताया कि कितने होते हैं, 21 23 है। अगर आप कोई चीज समझ के करेंगे, साइंस में है तो क्या है, आपको वहां पे लॉजिक लगाने भी समझ में आया। अच्छा 32, मान लो अगर तुम फार्मूला भूल गए और तुमको टोटल नंबर पता है कितने कितने होते हैं, तो क्या सर बताए थे कि आधे में बांट, 4 भागों में पूरे दांतों को बांट लेना है। अब 4 में हम क्या कर देंगे, अगर हमारे पास कैनाइन 4 है तो एक भाग में एक ही तो आएगा, तो ये आपको क्या हो जाएगा 21 23। याद रखना है ये टेम्परेरी का होता है, परमानेंट में प्रीमोलर होता नहीं है। और ये 8 होते हैं तो 2 2 2 चौक 8 हो गए। अच्छा हाँ, इसीलिए हमने, ये परमानेंट का है, ये किसका है, टेम्परेरी का। कोई दिक्कत कंफ्यूजन नहीं है। तो ये हमारे हो गया दांत। दांत में ये चीजें पढ़नी, क्या 3 4 चीजें आपको। ये दांत जो सूत्र है, पूछा जाता है कि अस्थाई दांत का फार्मूला क्या होता है। 32 है तो ये ऊपरी जबड़े वाला हो गया, ये नीचे ऊपरी जबड़े को भी हमने 2 भागों में बांट लिया। जैसे यहां से बांट लिए ये वाले 2 दांत, ये वाले आधे इधर आधे इधर 20 से। तो अगर है 8 चौक 32 होते हैं तो 8 एक तरफ 8 एक तरफ, ये 2 ये वाले 8 है ना, तो ये कितने, ये ऊपरी जबड़े में 4, ऊपरी जबड़े में 4, निचले जबड़े में, और इन ऊपरी जबड़े को भी तो हमने 2 भागों में बांटा है, तो क्या हो जाएंगे ये 2 2 हो नहीं जाएंगे। तो यही जो है ये 2 2 यही है। ये क्या शो कर रहे हैं आपके, ये आपके कौन से हैं, इंसीजर है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब ये क्वेश्चन ऐसे लिख लीजिए, ये दांत जो है शरीर का सबसे कठोरतम भाग है, लिख लीजिए। शरीर का दांत कहीं पे लिखा नहीं है, पिछले वाली स्लाइड में है शायद, दांत कहाँ पे लिखा, हाँ ये लिख लीजिए, शरीर का शरीर का सबसे कठोरतम भाग। और दांत में भी कौन सा चीज, दांत में भी कौन सा चीज, नाम बताए थे अभी, इनेमल। दांत का कौन सा पार्ट, इनेमल। ये क्या होता है, दांत का ऊपरी अगर केवल 2 तरीके से आ सकता है, या तो ऐसा आ जाए कि शरीर का सबसे कठोरतम भाग और आपको लिखा मिल सकता है दांत, तो आप लगा देंगे। लेकिन अगर कहीं पे आए शरीर का सबसे कठोरतम भाग, तो आप क्या बताएंगे, इनेमल, क्योंकि ये कहां पे होता है, यही ऊपर वाला जो दांत का पार्ट होता है, ये क्या होता है, इनेमल। तो दांत की लगभग जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो हम लोगों ने जान ली। अस्थाई दांत क्या होते हैं, मनुष्य के दांत की प्रकृति क्या होती है, और क्या इनका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। और ये कौन से दांत होते हैं, अस्थाई दांत कौन से होते हैं, ठीक है, संख्या कितनी होती है, और अकलदाड़ क्या होती है, ठीक है। अकलदाड़ कैसे अंग होते हैं, अवशेषी अंग, वेस्टिजियल ऑर्गन, इनको क्या बोलते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन। जो भी हिंदी वाले होंगे, इंग्लिश वाले होंगे, वो खास करके बता दे रहे हैं। नेक्स्ट है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, दूसरा दांत पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ते हैं कि जीभ जो है, इसमें क्या पढ़ेंगे, जीभ, टंग। जीभ जो होती है, इसका साइज लगभग कितना होता है, 10 सेंटीमीटर। साइज क्या होता है, कितना होता है साइज, 10 सेंटीमीटर होता है। इसमें जो मेन क्वेश्चन आता है वो ये पूछा जाता है, जो इस पे कहा, जीभ के किस भाग से खट्टा लगता है, किस भाग से मीठा लगता है, किस भाग से तीखा लगता है, ये क्वेश्चन केवल पूछा जाता है, ठीक है। तो जीभ के आगे वाले भाग से क्या लगता है, ठीक है। ये कैसा इसका स्वभाव है, तो ये एक प्रकार का क्या है, ये बताइए, हड्डी वाला है कि मसल्स वाला है, मस्कुलर, हाँ तो ये किस तरह का है, मस्कुलर ऑर्गन। कैसा है,
मस्कुलर ऑर्गन, मांसपेशीय अंग है, ठीक है। ये जो आप इस पे होता है, जीभ को कैसे खट्टा मीठा पता चलता है भाई, ये चीजें पता चलने वाली कि हमें कोई चीज आभास होता है, वो ब्रेन का काम होता है कि ब्रेन से पता चलता है। लेकिन जीभ में कुछ ऐसे अंग हैं, उनको क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स बोलते हैं, ठीक है। पूरे शरीर में है न्यूरॉन्स, तो वो न्यूरॉन्स क्या करते हैं, हमको ब्रेन को सिग्नल देते हैं, ठीक है। जीभ में न्यूरॉन्स पजल होते हैं, इसीलिए हमको खट्टा मीठा पता चलता है, टेस्ट का पता चलता है, ठीक है। वो क्या काम होता है, न्यूरॉन्स को सिग्नल देते हैं कि यहां से खट्टा, यहां से। तो इस पे क्या होते हैं, जीभ पे क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। उतना जानने की जरूरत नहीं है। अब ये पूछा जाता है जीभ किस बोन से जुड़ी होती है, जीभ, हाँ न्यूरॉन्स होते हैं, हाँ खट्टे मीठे का आभास होता है, ठीक है। जीभ में न्यूरॉन्स होते हैं जिसकी वजह से खट्टे मीठे का आभास होता है, ठीक है। सॉरी, न्यूरॉन्स मतलब जीभ में टेस्ट बड, ऐसे लिख ले जाते हैं, जीभ में लिखिए टेस्ट बड होती हैं, टेस्ट बड होती हैं, हाँ स्वाद ग्रंथियां होती हैं, इसमें न्यूरॉन्स होते हैं और टेस्ट बड, जिसमें न्यूरॉन्स होते हैं, और न्यूरॉन्स किसको सिग्नल देते हैं, ब्रेन, ये पता चल जाएगा, ठीक है। टेस्ट बद होती हैं। और दूसरा हम क्या बताने जा रहे हैं कि जीभ जो होती है, अब लपलपाते हैं तो कहीं क्या हो जाएगा, पता लगेगा कहीं जुड़ी होनी चाहिए, नहीं जुड़ी होगी तो बाहर खींचे और बाहर आ गई पूरी की पूरी जीभ। तो वो जिस हड्डी से जुड़ी होती है, तो जीभ किस हड्डी से जुड़ी होती है, जीभ किस, कौन सी बोन होती है, हायोड बोन, हाँ वो, अच्छा ठीक है। ये लेकिन इसका हायोड हड्डी बस ऐसे नाम से, ठीक है। वो भी क्या नहीं लिखे, हिंदी में ही लिखे हायोड, हायोड, हायोड हड्डी से जुड़ी होती है, ठीक है। किसी दिन स्लाइड पड़ी रहेगी तो आप लोग नहीं जान पाइएगा तो पूछिएगा कि सर ये वाली, मान लीजिए किसी दिन वहाँ हो गया कि इंग्लिश या हिंदी दोनों में, नहीं हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं जान पाए, हायोड हड्डी से जुड़ी होती है, ठीक? जुड़ी होती, तो पूछा जाएगा जीभ हमारी किस हड्डी से जुड़ी होती है, किस बोन से जुड़ी होती है, तो आप क्या बताएंगे, हायोड बोन, हाँ यही यहाँ पे हड्डी होती है, ठीक है, जा करके हम लोग जुड़ती है। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ना है हमको, कहाँ से खट्टा लगता है, कहाँ से मीठा लगता है, ठीक है, हैं? भाग, हाँ जीभ के भाग, हाँ हाँ वो बताए, ठीक है। ये आगे वाला भाग हो गया, ये बगल वाला हो गया, ठीक है, ये पीछे वाला भाग हो गया, और ये लास्ट वाला है मान लीजिए, ये सबसे आगे का भाग है, ठीक है। जब खोलते हैं ये वाला भाग, बताइए क्या महसूस होता है यहाँ से, खट्टा मीठा नमकीन कैसा है, हाँ यहाँ से सबसे पहले क्या पता चलता है, आगे वाले भाग से। हालांकि जब सोचो तब कहोगे आज खा रहे हैं तो सोचे किससे होता है, तो इसे आगे वाले भाग से क्या पता चलेगा, किस स्वाद का, बगल वाले से किस चीज का पता चलता है खट्टा, और नमकीन कहाँ से पता चलता है, अभी रुके रहिए हमें पूछ रहे, दोनों बगल से ही होता है, तो हमने तो अलग अलग लिखा, ये बगल का भाग है, ये पीछे का भाग है, और ये सबसे पीछे का भाग, अच्छा ऐसा याद की हो क्या, नहीं याद नहीं की। हाँ मीठे,
अच्छा, बगल से क्या होगा? हाँ, नमकीन। बगल मतलब इधर का नहीं, दोनों तरफ से। बगल का मतलब दोनों तरफ का बगल। दोनों साइड। हाँ, साइड। जैसे अब ये आपका तो दोनों तरफ का बगल, लेफ्ट राइट से कोई मतलब नहीं है। सबसे आगे से मीठे का पता चलता है, ठीक है। और ऐसे ही याद भी रख, मतलब नहीं याद हो रहा है, नहीं टेस्ट पता चल रहा है, तो याद कर लो कि सबसे पहले कुछ भी शुरुआत करते हैं, शुभ काम होता है तो किससे होता है? मीठे से होता है। तो सबसे पहले किसकी शुरुआत? मीठा। तब मीठे के बाद फिर क्या होता है? पानी पीने के बाद चाय, चाय के साथ नमकीन आती है, फिर उसके बाद में पकौड़ी वकौड़ी आती है। तो पीछे से किसका पता चलेगा? ये बीच से जो है, अरे बीच बीच वाला तो लिखा ही नहीं ना। हाँ, बीच का। हाँ, नहीं, बीच का जो होता है वो क्या होता है? क्या होगा? खट्टा होगा। बीच से किसका पता चलता है? खट्टे का पता चलता है। और सबसे पीछे का क्या बच गया आप? हाँ, तो किसका पता चलेगा? मतलब पीछे का ऐसे लिख दिया है, पीछे का भाग जो होता है उससे क्या पता चलेगा? कड़वा। ठीक है। और सबसे लास्ट में होता है, सबसे आखिरी वाला, इसमें क्या पता चलता है? जो आपको अदरक लहसुन प्याज की जो झंझनाहट होती है, वो वो भी कड़वे में ही आएगी, लेकिन कड़वे में सबसे आखिरी से आपको पता चलता है। ये किसकी? लहसुन, अदरक, प्याज, इन सबकी प्याज की। वैसे इतना ही पूछा जाएगा, ये लास्ट वाला नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आपको जानना चाहिए। तीखे में आएगा तो हम सबसे आखिरी भाग से हो सकता है पूछ ले, तो आप क्या बताएंगे? जो भी मतलब झंझनाने, जैसे लहसुन अदरक प्याज, इन सबकी जो झंझनाहट महसूस होती है वो शरीर के सबसे सबसे पीछे वाले भाग से, उससे। और सबसे आगे शुरुआत करें तो सबसे पहले जीभ से का किससे शुरुआत होती है? मीठे की। बगल से किसकी? नमकीन की। बीच से किससे, क्या किस स्वाद का पता चलता है? खट्टे का। और पीछे से क्या होता है? कड़वा का पता चलता है। और सबसे आखिरी से अदरक प्याज की झंझनाहट पता चलती है। ठीक है। तो इनमें हमें पता चल गया, जो होती है टेस्ट बड होती हैं, ये अलग अलग प्रकार की होती हैं, तभी तो हमें पता चलता है। जैसे भाई अगर हमें खट्टा पता चल रहा है तो इसका मतलब वहां खट्टा महसूस कराने वाली टेस्ट बड है, स्वाद ग्रंथियां हैं। तो इससे हमको स्वाद कलिकाएं, ग्रंथियां नहीं बोलेंगे, कलिकाएं बोलते हैं। बड को क्या बोलते हैं? कलिकाएं। ये होती है। तो आप कोई दिक्कत इसमें? आगे से खट्टा पता चलेगा, बगल से, सॉरी, आगे से क्या? मीठा। और बगल से नमकीन। और बीच से खट्टा और पीछे से कड़वा। ठीक है, ये चलती। अब क्या होता है? जीभ से दूसरी चीज क्या निकलती बताइए? लार। ठीक है, क्या निकलता है? लार। लार में क्या होता है? हाँ, मतलब एंजाइम पे हम पहुंचे। कौन सा एंजाइम निकलता है ना? हाँ, वहीं पे आ रहे हैं कि लार से कौन सा एंजाइम निकलता है। तो आप बताओगे टाइलिन। क्या होता है? टाइलिन। और दो, लाइसोजाइम। ठीक है, वहीं पे आ रहे हैं। स्वाद ग्रंथियां आगे वाले पहुंच रहे हैं। अब हम क्या, अब हमारा नंबर किस पे है? सलाइवरी ग्लैंड या लार लार ग्रंथियां। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड। लार ग्रंथियों से क्या होता है? एंजाइम निकलता है। कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं? तो बताया है, इससे निकलता क्या है? लार ग्रंथियों से लार निकलती है। और लार में क्या बताया, कितने टाइप के होते हैं? आया नहीं? भी नहीं आया, भी नहीं आया। चलिए, तो क्या होता है? मैंने बताया है दो तरीके के एंजाइम निकलते हैं। ठीक है, एक कौन सा बताया था आपको अभी? हाँ, टाइलिन। इसको क्या बोलते हैं? पी साइलेंट होता है।
टाइलिन, या इसको क्या बोलते हैं, सलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं, और करके लिख दें। ये सब जहां आ जाए एमाइल टाइप का, एमाइलेज, ये समझ लीजिए कार्बोहाइड्रेट की बात करेगा, ठीक है, बाद में बात करें। यहां से क्या निकलेगा, दूसरा कौन सा है, लाइसोजाइम। दो तरीके से पूछा जा सकता है, लार से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, तो आप क्या बताओगे, दो, एक कौन सा, बोलिए, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, पहला कौन सा, टाइलिन, दूसरा कौन सा, ठीक है, ये तो एंजाइम, और ये कितने परसेंट होता है, सबसे ज्यादा परसेंट क्या होता है, 95 से लेके 99% क्या होता है, हाँ, वाटर होता है। और जो एंजाइम होते हैं वो कितने परसेंट होते हैं, दोनों मिला करके 1% से लेकर के 1, ये पूछा जा सकता है। एक तो पूछा जाता है, इससे पॉपुलर क्वेश्चन, जीभ से टेस्ट बड वाला, दूसरा क्या होता है, कौन से एंजाइम निकलते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, मैंने बताया था यहां से, इसका मतलब मैंने क्या बताया है, हाँ, एक से, जैसे यहाँ वही वाला चीज आ जाएगा 95 से। एमाइलेज का मैंने अभी आपको शब्द बताया है, ये इतने परसेंट लार जो होती है, कुल लार, उसमें से 95 से 99% क्या निकलता है, क्या होता है, मतलब पानी, उसमें जो मात्रा होती है 99%, 95 से लेकर 99% तक क्या होता है उसमें पानी। केवल एंजाइम कितने होता है, 1 से लेकर के 5% तक ही होता है। एमाइलेज का मैंने अभी आपको बताया था, जहां पे एमाइलेज आ जाए आप समझ जाइएगा किसकी बात करेगा, कार्बोहाइड्रेट की बात करेगा, किसकी बात करेगा। और ये क्या है, एक प्रकार का एंजाइम, और एंजाइम का काम क्या होता है, भोजन को पाचन, भोजन का पाचन। तो और ये किस प्रकार के भोजन का पाचन करेगा, कनेक्ट करने की कोशिश करिए, ये किसको कनेक्ट पाचन करेगा, मैंने क्या बताया, इसका काम किससे जोड़ना है, नहीं, ये अभी विशेष प्रकार के भोजन का करेगा, मैंने बताया अभी किस चीज का, अभी हम बोल रहे थे, क्या बोला था, इसका मतलब ये जहां पे लिखा हो वो कार्बोहाइड्रेट की बात है, किसकी बात करेगा। तो अगर यहां पे किस टाइप का एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला एंजाइम है, इसीलिए मुख से पाचन किसका शुरू हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट का। तो ये क्वेश्चन निकल के आया, यहां से जोड़ के देखिए कि अगर टाइलिन निकल रहा है, टाइलिन का दूसरा नाम क्या होता है, सलाइवरी एमाइलेज, और ये जब होता है तो ये एमाइलेज जहां पे आ जाए आप जान लीजिए किसकी बात करेगा, कार्बोहाइड्रेट की, किसकी, सलाइवरी एमाइलेज। एमाइलेज आ जाए मतलब किसकी बात, कार्बोहाइड्रेट। और ये क्या है, कार्बो, पचाने वाली चीज है, इसका मतलब किसको पचाएगा, कार्बोहाइड्रेट को, इसका मतलब पाचन किसका शुरू हो गया। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जिसका पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रटना पड़ेगा, नहीं रटना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, अगर टाइलिन मुंह से निकल रहा है, क्योंकि सबको पता होता है टाइलिन का दूसरा नाम सलाइवरी एमाइलेज, और एमाइलेज का मतलब कार्बोहाइड्रेट, इसका मतलब पाचन किसका शुरू हो गया, और किसी का पाचन नहीं होता है, शुरुआत सबसे पहले किसका, हाँ, इसकी मदद से नहीं पूछते हैं। और अब ये जो कहोगे सर ये भी तो कुछ काम करता होगा, भाई ये दो तरीके एंजाइम निकले ना, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो रहा है तो लाइब्रेरी एमाइलेज, स्टाइलिन, पाचन से। और ये क्या होता है, लाइसोजाइम, ये जो आपके बैक्टीरिया होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको मारने का काम करता है, ठीक है, किसको, सूक्ष्म जीवों को, सूक्ष्म जीवों को
मारने का काम करता है। देखिए क्वेश्चन भी बताते चल रहे हैं कि कहां कहां से उठेगा, क्या क्वेश्चन उठेगा। ठीक है, ये जैसे हमने बताया बोलते रहते हैं तो लिखवा दें। अच्छा, ये अच्छा, ये क्वेश्चन लिखवा दें मतलब ऐसे नंबर में तो लिख लीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, अब समझ गए सब। चलो चलो, तो ये आपने लिखा होगा, ये लिख लीजिए कि एंजाइम कहाँ से निकलता है, तो उसका आंसर आप लिखिए, मतलब लिख लीजिए कि सबसे क्वेश्चन लिखिए कि हाँ ये लिखिए कि टाइलिन का जो स्राव होता है वो कहाँ से होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मुख, मुख से। टाइलिन कहाँ से निकलता है, अभी तो हम किसकी बात पढ़ रहे हैं, मुख से ही पढ़ रहे हैं ना। टाइलिन का स्राव होता है वो कहां से होता है, जीभ से है ना, तो जीभ में कहां पे आएगी, मुख में आएगी ना। टाइलिन का स्राव कहां से होता है, मुख से। लिखिए टाइलिन का काम जो होता है, टाइलिन का स्राव कहां से होता है, आंसर क्या लिखेंगे, मुख से। ठीक है, अब दूसरा इसी में क्या हो जाएगा, टाइलिन किसका पाचन करता है, बताइए, कार्बोहाइड्रेट। टाइलिन का मतलब सलाइवरी एमाइलेज, तो सलाइवरी एमाइलेज किसका पाचन करेगा, एमाइलेज शब्द यहां पे आ गया, कार्बोहाइड्रेट किसका पाचन करता है। अब इसी को घुमा के पूछ लिया, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर रहा है सलाइवरी एमाइलेज, या आप टाइलिन किसका पाचन करता है, आंसर आप लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट, हो गया। ये एक एक पढ़ा रहे हैं, आगे भी आगे, वहां मुख पे पाचन नहीं होता है, इसीलिए लिखिए सबसे पहले पाचन किसका शुरू होता है, उसी में अगर घूम के मुख की बात कर रहे हैं ना, मुख में पाचन किसका शुरू हुआ, कार्बोहाइड्रेट का ना। तो यही पूछा जाएगा, लिखिए एक और लिख लीजिए क्वेश्चन, ये चलो हम यहां से लिखवा दें, लिखते भी ये लोग भी लिख रहे होंगे ना सब लोग। सबसे पहले किस भोज्य पदार्थ का पाचन शुरू होता है, लिखिए। हाँ, हो लिखवाया है, लिख लीजिए, मतलब वो उसी घुमा के ही है, अगर आपको चीजें पता हैं तो आप कर ले जाएंगे। एमाइलेज का रिलीज हो रहा है तो क्या होगा, किस भोज्य पदार्थ का पाचन शुरू होता है, तो आप क्या बताएंगे, पूरी तरीके से पाचन की बात नहीं कर रहे हैं, पाचन शुरुआत होने की। सबसे जल्दी, हाँ, किसका पाचन शुरू होगा, इसीलिए आपको क्या दिया जाता है सबसे पहले, कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन आपको तुरंत पाचन नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए ग्लूकोज दिया जाता है। ग्लूकोज सबसे, कार्बोहाइड्रेट है पहली बात, और सबसे उसका छोटा पार्टिकल है, इसीलिए ग्लूकोज जब बुखार होता है, मतलब कोई भी बीमारी होती है, तुरंत ड्रिप जाकर के चढ़ जाती है, क्योंकि हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक, तो ये क्या हो जाता है, इसके बाद में हम लोग बात करेंगे, अब हमारे मुख में पाचन हो गया, मुख में किसका पाचन हुआ, ठीक है, हाँ हम लिखेंगे, तीन तरीके के होते हैं। अच्छा बताइए, सीपीएल या ले आओ फिर से, टी का मतलब क्या हो गया, ये बताइए। भाई तीन तरह के भोज्य पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और मुख में पाचन, ऐसे लिखा, ऐसे किसका शुरू हुआ और किसका, मुख में पाचन किसका होता है और किसका नहीं होता है, प्रोटीन और वसा का पाचन मुख में नहीं होता है। अब आप जब अरे ये, इसीलिए पहले फैट पहले बता के चल चुके हैं, इसीलिए हम शॉर्ट फॉर्म लिख दिए, फैट या लिपिड। लिपिड प्रोफाइल होती है, हाँ, वो फैट आएगा, इस पे पढ़ाएंगे। अब देखिए यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ लिया,
अब हम खाना जो खाते हैं, कभी कभी ये भी पूछ लेता है, जो हमारे मुंह में लुगदी बन जाती है पूरा, उस खाने को क्या बोलते हैं? जो हम खाना खा रहे हैं, मुख में खाना खाया ना, खाना कूच करके, जो खाना कूचने के बाद हमने जिसको निगला, उस खाने को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस। ठीक है, लिख लीजिए, क्वेश्चन के फॉर्म में ही लिख लीजिए, तब आप लोग लिख रहे हैं। अरे प्रोटीन, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये जो पहले बताया है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट शुरुआत में सबसे लिखवाया है। हाँ, बोलस लिख लो। हाँ लिखिए, मुख में डाइजेस्टेड का मतलब पाचित बोलेंगे, क्या बोलेंगे? या डाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड यही लिख दें? पाचित बोलेंगे क्या? पाचित, डाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड लिखिए, डाइजेस्टेड। और क्योंकि डाइजेशन शुरू हो जाता है ना, तो कुछ कुछ तो डाइजेस्ट रहेंगे और कुछ नहीं। डाइजेस्टेड और अन, भोजन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है, तो आप क्या बताएंगे? क्या कहलाता है? बोलस कहलाता है। चलिए, अब हमारा मुख में पाचन हो गया, उसके बाद हम क्या बढ़ेंगे? कहाँ खाना पहुंचा? मुख में पच गया, बोलस हमने निगला, और निगलने वाला ये पार्ट कौन सा हो गया? हाँ चला दीजिए। निगलने वाला भोजन क्या हो गया? यहां से निकल रहे हैं, निगल के कहाँ पहुंचेगा? पेट में पहुंचेगा। जब ये निगल रहे हैं, तो इसको हमने क्या बोला था? फूड पाइप बोलते हैं, या क्या बोलते हैं? ईसोफेगस बोलते हैं। ठीक है, यहां पे भोजन का पाचन नहीं होता है, ये केवल एक रास्ता है, माध्यम है, कहां पहुंचाने का? पेट में। तो ये पूछा जा सकता है, आहार नाल में कौन सा ऐसा भाग है जहां से पाचन नहीं होता है? तो आप क्या बताएंगे? जो ईसोफेगस है, वहां पे पाचन नहीं होता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे ही बताते चल रहे हैं, क्योंकि आप निकल गए, निकलने के बाद दिमाग में रखिए कि सीधे हमारे कहां पहुंचेगा? पेट में। तो ये पूछता है, ये भोजन, एक क्वेश्चन इससे फूड पाइप से। दूसरा हमें क्या पढ़ना है? फूड पाइप। एक क्वेश्चन इसका लिखवाए दे रहे हैं, फूड पाइप, या हाँ इसको ग्रहणी बोलते हैं। हाँ ग्रहणी बोलते हैं। नहीं ग्रहणी नहीं, डियोडिनम या आहार नली, हाँ फूड पाइप या आहार नली बोलेंगे। आहार नली, ठीक। इसका क्या पूछा जाता है कि मनुष्य में साइज पूछा जाएगा, तो इसका साइज क्या होता है? साइज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ इसमें क्या लिख रहा है? भोजन का पाचन होगा कि नहीं? पाचन नहीं होता है, बताया। हाँ रास्ता जाने। अब इसका जो मेन क्वेश्चन पूछा जाता है क्या है? हाँ दे दीजिए। आहार नाले फूड पाइप। फूड पाइप से भोजन पेट में रख दो।
क्रमाकुंचन गति के द्वारा जाता है, बता रहा है क्रमाकुंचन। क्या बताया मैंने? जब ये खाना जा रहा होता है तो ऐसा नहीं सीधा हम निगले और क्या हो गया, पहुंच गया। आपने देखा होगा कोई मान लीजिए ऐसे पाइप हो और ऊपर उसमें कोई चीज डाल दीजिए, ऐसे नीचे दबाइए फिर आए ऊपर, नीचे वाला फैल जाए फिर ऊपर वाला सिकुड़ जाए, मतलब ऐसे धीरे धीरे जैसे ऐसे करें तो ऐसे ऐसे नीचे ये नीचे आ जा रहा है। ठीक है, जैसे जब हम मान लीजिए कोई गुब्बारा फुला लेते हैं और बीच से करते हैं ऐसे तो नीचे हवा चली जाती है, फिर नीचे वाला दबाते हैं तो ऊपर हवा चलेगी नीचे, ऐसे इसी ऐसे भोजन ऐसे ऐसे कर करके कहाँ पहुंचता है, पेट में पहुंचता है। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रमाकुंचन गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रमाकुंचन। तो इससे एक क्वेश्चन केवल पूछा जाएगा कि जो ईसोफेगस में किस गति के द्वारा, ईसोफेगस के द्वारा हमारे पेट में भोजन पहुंचता है, तो आप क्या बताओगे कौन सी गति होती है, क्रमाकुंचन गति होती है। ठीक है, तो आप बताओगे, समझ ले। हाँ, और वो भोजन, या ऐसा पूछ सकता है कि उस भोजन को क्या बोलते हैं, बोलस बोलते ना, जो अनडाइजेस्टेड, ये या पूछ सकता है बोलस को पेट में भेजने के लिए ईसोफेगस में कौन सी गति होती है, तो आप क्या बताओगे, चीजें वही है, बस क्या है थोड़ा सा समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत इसमें यहां तक। अब हमको पढ़ना है कि उसके बाद में आता है आपको स्टमक आया, फेरिंग्स आया, उतना जरूरत नहीं है। फेरिंग्स में आपको एक और आता है, फेरिंग्स का पार्ट होता है जब हम खाना निकले उसके बाद में, उसके पहले ही इपिग्लॉटिस आ जाता है, जब निकलते हैं तो उसके पहले, जब हम ये पढ़ा रहे थे फूड पाइप, उसके पहले ही क्या आता है, इपिग्लॉटिस, जिसको क्या बोलते हैं, घट करके कुछ बोलते हैं, मुझे एग्जैक्ट हिंदी नहीं पता है। ठीक है, जब आप खाना यहां से ले रहे हैं फूड पाइप, ये फूड पाइप हो जाती है, ये सांस वाली नलिका है। फूड पाइप का मतलब जो पहला, तो जब आप खाना खाते हैं ऐसे तो खुला रहता है, इपिग्लॉटिस बोलते हैं, इपिग्लॉटिस ये रहता है जब ये ढक्कन नुमा होता है फूड पाइप के ऊपर, जैसे हम खाना खाते हैं ये वाला कहाँ चला आता है, आपके सांस के ऊपर। ठीक है, ये कौन सी है, श्वसन नलिका, और ये क्या है, ये समझने के लिए है, फूड पाइप है। ठीक, जो ये ढक्कन होता है फूड पाइप पे उसको क्या बोलते हैं, इपिग्लॉटिस। जब हम खाना खा रहे होते हैं तो खिसक के कहां चला आता है, कहां चलाएगा, श्वसन नलिका पे चलाएगा। ठीक है, कहां पे चलाएगा, श्वसन नलिका पे, खाना चला जाएगा फिर बंद हो जाएगा। ठीक है, और श्वसन नलिका हमारी खुल, कभी कभी क्या होता है आपने देखा होगा, कहते हैं सांस वाली नली में भोजन फंस गया, तो यही क्या होता है, कुछ इम्बैलेंस होने की वजह से क्या हो जाता है, भोजन ये आसानी से यहां जा नहीं पाता है, जो ये इपिग्लॉटिस होता है किसमें नहीं जा पाता है, फूड पाइप पे, और भोजन क्या हो जाता है, कभी कभी मनुष्य की सांस में फंस जाता है, सांस वाली नलिका में भोजन चला जाता है। और आप जानते हैं जहां से एयर जा रही हो, सांस जा रही हो, वहां पे अगर भोजन चला जाए तो क्या है, आदमी को बहुत दिक्कत होती है, इवन डेथ भी हो जाती है। भाई खाना भोजन वाली नली में चला गया। ठीक है, तो ये समझने वाली चीज होती है। फूड बराबर ही होती है। हाँ, सब आगे अलग अलग चीजें हैं दोनों, ये फूड पाइप अलग है साइज इसका। तो आप कह सकते हैं फूड पाइप पे जो एक ढक्कन होता है फूड पाइप और श्वसन पाइप पे मिला के, वो कौन सा होता है, उसका नाम क्या होता है। हाँ, जैसे आप अभी थूक निकलिए तो क्या होता है, निकले तो वो ढक्कन उसका खुला तभी वो अंदर गया। ठीक है, तो ऐसे होता है। अब आपको क्या पढ़ना है कि इसके बाद में आपको ये किसकी तरह काम करता है, जैसे आपने स्विच ऑन किया बल्ब का, ठीक, ये स्विच की तरह काम करता है, किसकी तरह, क्या बोलते हैं इनको, इपिग्लॉटिस। हाँ, ये किसकी तरह काम करता है, स्विच की तरह, स्विच की तरह। इसी के आपने स्विच ऑन किया, पंखा चलने लगा, मतलब लाइट पास हो गई। स्विच बंद किया, उसका करंट क्या हो, फ्लो बंद हो गया।
पंखा बंद हो गया। सेम ये स्विच की तरह है, ये ऑन हुआ, स्विच इधर हो गई, खाना चला गया, फिर से खाना पेट में आ गया, फिर से वो क्या हो गई, अपने आप बंद हो गई। अपने आप बंद होता हाँ, क्योंकि सांस तो हमेशा लेते हैं, ठीक है, तो वो तो खुला ही रहेगा, लेकिन खाना खाते वक्त क्या हो जाएगा, जब हम भोजन निगलने वाले होंगे तो ये क्या हो जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा, श्वसन नलिका के पास, और ये हो जाता। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। अब तीसरी बात हमारा, कहाँ खाना पहुंच चुका है, अब कहाँ पहुंच चुका है, पेट में। पहले ही पेट आएगा, तब आंत आएगी, छोटी आंत, ठीक है, फिर बड़ी आंत, फिर इनस। है। हाँ लगता है हाँ ये हाँ, ये भी दिक्कत हो सकती है, एपिग्लोटिस की वजह से भी दिक्कत होती है, मान लो कभी अटक गया, ठीक है। और भी आगे बताएंगे, वो डायाफ्राम की दिक्कत भी होती है, ठीक है, जैसे आपको गैस बनना या कुछ और दिक्कत होती है, तो भी आगे इतना चीज जरूरी है। इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक। अब हम लोग, खाना कहाँ पहुंच चुका है, पेट में, तो पेट में जब पहुंचा खाना, स्टमक, हाँ, अब पेट में खाना पहुंच चुका है। अब पेट में खाना, केवल अभी तक पाचन हमारा किसका शुरू हुआ है, केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट का, ज्यादा तो नहीं हो रहा है। हाँ, वही कह रहे हैं, क्योंकि कोर्स नहीं, वैसे नींद नहीं आनी चाहिए, नींद ना आए, ठीक है। कुछ लोग बढ़िया जो ऑनलाइन वाले होंगे वो आराम से देख रहे होंगे, लेट लेट करके। चलो, लिखाए दे रहे हैं, वैसे ही स्लाइड से ही आप लोग पढ़ रहे हैं। स्टमक में होता है, जब खाना आता है तो ऐसे ही 2 से 3 घंटे तक, 2 से 3 घंटे कुछ नहीं होता है, वैसे ही पड़ा रहता है। इसीलिए कहते हैं कि खाना पचने में थोड़ा समय लगता है, ठीक है। हम खा तो लिए हैं, और इसी को पूछ के खाना चाहिए। नहीं, हजम तो होता ही है सबका। अब जिसमें जो नहीं, जल्दी का मतलब यह है कि मिनिमम जो उसका टाइम ड्यूरेशन है वो तो रहेगा ही रहेगा। मान लीजिए सर लिक्विड लिया, वो भी जाएगा पेट में, हाँ एक ही जगह पे आते होंगे सब। हाँ, सब कुछ एक ही लिक्विड हो जगह, जाएगा। खाने वाली चीजें सब आपको वही, ये जो प्रोसेस है, खान पानी सब प्रोसेस वही है। पानी मिनरल्स में आएगा, उससे ऊर्जा तो मिलती नहीं है हमको, पानी क्या है, एक प्रकार का मिनरल्स है, और ऊर्जा मिलेगी, नहीं देता है पानी, ठीक है। वो हेल्प करता है भोजन को तोड़ने में, ठीक है। अभी पानी का काम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि उसका क्या होता है, उपापचय नहीं होता है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, इसीलिए पानी क्या होता है, उसको नहीं तो हम किस में काउंट करते, एनर्जी वाले पदार्थ में। पानी पीने से आपको ऊर्जा नहीं मिलती, जब आप पानी पीते हैं तो वो हेल्प करता है भोजन को, जो आपके खाए हैं उसको पाचन में सहायता करता है, इसलिए हम उसको करते हैं। पेट की बात करें, 2-3 घंटे तक भोजन आया, आपका पड़ा रहा, उसके बाद में आप जानते हैं भोजन में कई सारे क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं, ठीक है। उनमें क्या क्या होता है, एक जूस होता है, जूस रस जो बोलते हैं, आंतरीय रस बोलते हैं। क्या होता है सबसे पहले बताइए, क्या ये ऐसा पूछा जाता है, एक क्वेश्चन ये आता है कि जो इसका पीएच होता है, ठीक है, नॉर्मल पीएच पेट का कितना होगा, इसमें क्या होता है, पेट में HCl होता है, सभी जानते हो, HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल पाया जाता है, तो पेट का पीएच क्या होगा, कम होगा ना। देखिए, अगर कोई पीएच की बात करें, यहां से पहले पीएच समझ लीजिए, ये 7 नंबर है, 7 पॉइंट, ठीक है। अगर 7 से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, क्षारीय होगा या बेसिक, हाँ बताए थे, पीएच क्या होता है, हाँ, 7 से कम क्या होगा, अम्लीय, ठीक है, एसिडिक। पीएच होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये दर्शाता है कि जो अम्ल है, मतलब जो आपका कोई पदार्थ है वो अम्ल है कि क्षार है। ये एक क्या होता है, इंडिकेटर होता है, ये प्रदर्शित, ये बताने में सहायक होता है कि आपका जो आपका पदार्थ है वो कैसा है, तरल तरल से संबंधित तो है। तरल करो या तरल नहीं है, अगर कोई वैसे है तो उसको लिक्विड में करके हम पता कर लेते हैं, ठीक है।
हालांकि तरल ही चीजें रहेंगी तो उसका हम बताएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि तरल ही होगा। अब ये अम्लीय है, एसिडिक है, तो ये क्या होगा, 7 से कम होगा। लेकिन चूंकि HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिकम, और ये क्या होता है, एक कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग को क्या बोलेंगे, हाँ, कठोर अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और जब होगा तो जितना अच्छा एसिड होगा उसका पीएच उतना ही क्या होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, कम होगा। ठीक है। और जितना ज्यादा बेस अच्छा होगा, मतलब हार्ड होगा, वो कितना उसका कितना होगा ना, पीएच क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक, ये तो नॉर्मल सी बात है। पीएच जितना ही कम उतना अच्छा एसिड, पीएच जितना ज्यादा उतना स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है। इसका मतलब जो क्षार होते हैं, ठीक है, नमक क्या है, अम्ल है कि क्षार है, ये हम क्षार को मिला करके बनता है, क्या है, नमक, इसीलिए साल्ट बोला जाता है। नहीं, नमक जो होता है वो क्या होता है, साल्ट होता है। इसमें क्या होता है, जब एसिड प्लस बेस की क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, साल्ट बनता। समझ में आया। हम लोग बात कर रहे थे कि और जो टोटल ड्यूरेशन होता है भोजन रुकने का वो 4 से 5 घंटे होता है। 4 से 5 घंटे तक आपका पेट में भोजन रहेगा, मतलब पूरी प्रोसेस होने में, भोजन को पचने में। इसमें जो इसका पीएच होता है, इसका पीएच, पेट का पीएच अगर पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, 1.3 से लेकर के 1.5 होता है। पीएच कितना होता है, 1.3 से लेकर के 1.5 तक होता है। इसमें जो होता है भोजन में, भोजन जो पेट में होता है उसमें जो ग्लैंड पाई जाती है उसका स्पेशल नाम होता है। क्या नाम होता है, ये हो गया। भोजन पेट में कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, हाँ, ये अम्ल के वजह से ही, हाँ, जूस, हाँ, तो पेट में ही पाया जाता है तो उसी के कारण होता है। ठीक है। जैसे आप अब लिखेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड में, गैस्ट्रिक ग्लैंड को क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक को, गैस्ट्रिक को क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक। तीन तरह के निकलते हैं। क्या क्या निकलेगा गैस्ट्रिक ग्लैंड से, तीन, हाँ, गैस्ट्रिक को बोलते हैं, इसको बोलते हैं, हमसे कह सकते हैं, अ, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, अभी याद आएगा बताओ। ठीक है। गैस्ट्रिक जहां शब्द में आ जाए उसको बोल, जठर रस, जठर ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है। पेट के अंदर जो हाँ, जठर ग्रंथि, हाँ, जैसे ये ग्रंथि है, इनसे क्या निकलते हैं, कुछ केमिकल्स निकलते हैं। उनके क्या होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। ठीक है। कौन कौन से होते हैं, एक तो HCl निकलता है, मैंने बताया HCl के कारण ही पीएच इतना कम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा क्या निकलता है, अब देखो, अब यहां से क्वेश्चन कंफ्यूजन हो सकता है। वहां क्या था, मुख में क्या था, मुख में कौन सा एंजाइम था, एंजाइम, टाइलिन। अब यहां पे क्या आ गया, अरे सॉरी, पेप्सिन है। कौन सा है, ठीक। और तीसरा क्या होता है बच्चा, क्या हो जाएगा भैया, ये बताइए यहाँ पे, म्यूकस होता है। नहीं तो HCl है, पेट हमारा क्या करा दे, गला दे, इतना हार्ड होता है तो क्या कर जाएगा, पेट ही गल जाएगा, उसकी सारी गल जाएगी। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होता है, म्यूकस होता है, या जिसको इसको क्या बोलेंगे, श्लेष्म ग्रंथियां, श्लेष्म। ठीक है, श्लेष्म बोलते हैं। ठीक। HCl क्या होता है, एक प्रकार का, ये क्या पड़े, ये क्या है, जूस है। इसका काम जो होता है, इसको क्या करना, सक्रिय करना।
किसका सक्रिय करता है? जो पेप्सिन है, पेप्सिन एक प्रकार का कैसा है, सक्रिय वाला है, और मतलब ये सक्रिय टाइप का है। पहले क्या होता है, किस रूप में होता है, पेप्सिनोजन होता है। पेप्सिनो पेप्सिनोजेन किस में बदलता है, किसमें बदलता है, पेप्सिन में, किसकी सहायता से, तीन, हाँ ये तीन ग्रंथियां होती, एक तो पेप्सिनोजन निकलता है। हाँ हाँ, नहीं एंजाइम ये है ये HCl निकलता है, एक जूस है, रस है, ये इसका काम क्या होता है, इसको एक्टिवेट करना। ये इस टाइप ये निकलता है, पेप्सिनोजन निकलता है। पेप्सिनोजन क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म है, वो काम नहीं होता है। जब तक HCl मान लो आपके पेट में नहीं है तो फिर आपका पेप्सिन कोई काम का नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो ये क्या करता है, इसको किस में बदल देता है, पेप्सिन में। और काम तो हमें पेप्सिन, हमें पेप्सिनोजन का काम नहीं है, काम किसका है, हमें पेप्सिन का। और पेप्सिन को सक्रिय कौन करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा, HCl करेगा। ये हमने लिख दिया। हाँ, और म्यूकस, म्यूकस जो है ये किसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, जैसा कोई कहता है कि जब पेट में इतना स्ट्रॉन्ग एसिड पाया जा रहा है तो आपका पेट जल जाना चाहिए। इसलिए कभी कभी आपको जलन होती है कि जैसे आपने खाना जब नहीं खाते हैं तो क्या हो जाता है, पेट में जलन होती है, HCl का स्राव होता रहता है। इसीलिए डॉक्टर कभी जाइए आपके डॉक्टर के पास तो क्या कहते हैं, खाना खाइए, इकट्ठे ज्यादा खाना ना खाइए, क्योंकि उसको पाचन भाई कैपेसिटी तो उतनी है। इसीलिए डॉक्टर क्या कहते हैं, जब HCl सिक्रीट होता है धीरे धीरे तो आप खाना खाइए, कई बार खाइए, ठीक है। डॉक्टर ही बोलते हैं हैवी नाश्ता लीजिए, मतलब सुबह का खाना हैवी नाश्ता लेंगे, फिर आप दो मतलब 3-4 बार हो जाए अगर आपको खाना, ठीक है, कम कम खाइए लेकिन कई बार खाइए। तो ये समझ में आया, HCl का काम ये होता है। और भी काम होगा, ये जब एसिड है तो ये क्या करेगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बचे हुए हैं वहां से बच गए हैं उनको भी मारने का काम करेगा, ठीक है। तो हमें क्या जानते हैं कि यहां से कौन सा एंजाइम रिलीज होता है, बस ये आपको याद रखना है, कौन सा एंजाइम, पेप्सिन। पेट से कौन सा एंजाइम, पेप्सिन, यहां से, ठीक है। चलिए, अब यहां से यहां का भी जो होता है पेप्सिन के बाद में, पेप्सिन और क्या होता है, दूसरा एक होता है प्रोरेनिन। रेनिन, पेप्सिन और रेनिन नहीं लिख पाया ना, तो बोलते हैं प्रो रेनिन, ठीक है। और इस ये डबल एन होता है सब, क्योंकि दो, एक रेनिन आपको आपको और मिलेगा। रेनिन आपको एक कहाँ मिलता है, किडनी में मिलता है, उसकी स्पेलिंग अलग होती है, इसको प्रोरेनिन ऐसे लिखे। हाँ ये बता रहे हैं, ये भी पेट में ही है, इसी पेप्सिन के साथ रहता है, ठीक है। प्रोरेनिन किस में बदलता है, रेनिन में। ये किसकी सहायता से, ये किसके सहायता होता है, दूध के पाचन के लिए। बता रहे हैं कौन कौन सा पाचन, ये दूध के पाचन में रेनिन दूध में जो प्रोटीन उपस्थित है उसके पाचन में ये सहायक, समझ में, मतलब जो भी ये HCl मतलब कहने का मतलब सबका काम होगा भाई, ये नहीं होगा तो इसको एक्टिवेट नहीं करेगा, इसको सक्रिय नहीं करेगा, तो इसका काम वो आगे भोजन को नहीं पचाएगा जो भोजन पचता है, ठीक है। मतलब ये तीन, ये जो निकल रहे हैं ये 3 तरह की सेल होती हैं, वो नाम हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे। इसको बोलते हैं, ये निकलता है ऑक्जेंटिक सेल, ठीक है। और जो इसका हो ये निकलती हैं, जो रेनिन है दूध का पाचन। हाँ बता, हाँ देखो, ये इसको बोलते हैं देखो 3 टाइप की सेल, मैं नहीं बताना चाह रहा था लेकिन बता दी। गैस्ट्रिक ग्लैंड में कितने टाइप की सेल हो गई, 3 टाइप की, ऑक्जेंटिक सेल, पेप्टिक सेल और म्यूकस सेल। ऑक्जेंटिक सेल से क्या निकलता है,
HCl निकलता है, पेप्टिक सेल से क्या निकलता है, पेप्सिन और क्या निकलता है, रेनिन निकलता है, और म्यूकस सेल से क्या निकलता है, 3 टाइप सेल। मतलब आपकी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड में है, ग्लैंड है, पूरी पूरी संरचना है, उसमें से कितने टाइप के हैं, 3 टाइप की सेल। लेकिन आपको सेल इसलिए नहीं बता रहे थे क्योंकि आपको जानना ये 2 चीजें, क्या निकलता है, रेनिन और प्रोरेनिन। ठीक है, हमने बताया है कि इसका काम आपको पता चल गया, क्या काम होता है, पेप्सिन का काम क्या होता है, इसको एक्टिवेट करना, ठीक है, और दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारना। 2 काम बताया ना मैंने, ठीक है, बस 2 चीज याद रखना। ठीक, अब 2 चीजें मैंने बताया है, ये दोनों का काम तो आपको जानना चाहिए। ये दोनों एंजाइम है, इन दोनों एंजाइम का काम क्या होता है। ठीक, तो आपने प्रोटीन अभी पाचन नहीं शुरू हुआ है, आप क्या है, कार्बोहाइड्रेट का तो पाचन शुरू हो गया, मतलब प्रोटीन पचेगा तभी तो हमको ऊर्जा मिलेगी। प्रोटीन किसकी सहायता से पचेगा, इसी की सहायता से, किसकी, पेप्सिन की सहायता से, और किसकी, रेनिन की सहायता। जो आपका रेनिन हमने स्पेशल बताया जो दूध का प्रोटीन होता है, तो आप प्रोटीन यहां पे लिखेंगे, ऐसे ही हम इन लोगों से मतलब कह दीजिएगा ऑनलाइन जो है उनसे कि क्वेश्चन कोई पूछना हो तो आप मैसेज में ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। प्रोटीन, प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन का छोटा पार्टिकल क्या होता है, बताइए, अभी बताया था, क्या बताया था, अमाइनो एसिड बताया था। तो प्रोटीन किस में टूटेगा, बताइए, पेप्टाइड्स में, मतलब अमाइनो एसिड भी लिख सकते हैं लेकिन पेप्टाइड्स, पेप्टाइड इसके छोटे पार्टिकल, या इसको क्या बोलते हैं, ठीक, किसकी सहायता से यहाँ पे प्रोटीन का पाचन होगा, मैं समझने के लिए यहाँ क्या लिखेंगे, किसकी सहायता से, बोलिए, किसकी सहायता से, हाँ बोलो जो बोलने जा रहे हो, किसकी सहायता से, पेप्सिन की सहायता से, किसकी, और कितने परसेंट, अभी टोटल नहीं स्टार्ट, यहाँ पे लगभग कितना परसेंट, 90% लगभग प्रोटीन का पाचन कहां पे हो जाता है, इस पेप्सिन की सहायता। और आपके पास मैंने बताया है मिल्क प्रोटीन है, मिल्क प्रोटीन जो होता है वो किसकी सहायता से बताया है, किस एंजाइम की सहायता से, पूछा जाता है खूब, रेनिन की सहायता से किसमें बदल जाता है, केसीन, किसमें बदल जाता है, केसीन में बदल जाता है, ठीक है। और फिर से किसमें बदल जाता है, पैराकेसिनेट, इसकी ऐसे सब केसीन ऐसे लिखना है सबको, ठीक है, हिंदी में नाम बोलते जा रहे हैं, इंग्लिश लिख दे रहे हैं केसीन, या इसको किनमें, इसीलिए बच्चे के पेट का देखिए दूध क्या होता है, अगर वो पलटी करता है तो क्या हो जाता है, फट जाता है ना, फटा हुआ निकलता है, ठीक है। पाचन, पैरा, अब क्वेश्चन आप कैसे लिखेंगे, मान लीजिए अभी आप कह रहे थे लिखवाने के लिए, यहाँ पे इसकी सहायता से 100% का पाचन हो जाता है, मतलब रेनिन की सहायता से जो दूध का प्रोटीन है उसका पूरी तरीके से पाचन हो जाता है। 2 चीजें आपको जाननी है। अब देखिए क्वेश्चन कि पेट में कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, तो आप कौन कौन से बताएंगे, 2 एंजाइम, कौन कौन से, रेनिन और पेप्सिन, याद रखिए, रेनिन की सहायता से, हाँ हाँ, कौन से एंजाइम निकलते हैं, कौन कौन से, पेप्सिन और रेनिन, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन की सहायता से किसका पाचन होता है, आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन का। और रेनिन की सहायता से किसका पाचन होता है, हाँ दूध का पाचन, दूध के जो प्रोटीन होते हैं, ठीक है, उसका पाचन हो जाता है, हाँ 100% हो जाता है। मतलब ये स्पेशल जो रेनिन होता है वो दूध को पचाने के लिए होता ही है,
पूछा था खूब कि दूध का प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम है, तो आप क्या बताओगे? या पूछ सकता है दूध के प्रोटीन को रेनिन की सहायता से किसमें बदल दिया जाता है, तो आप क्या बताओगे? केसीन। ठीक है, या केसीन ये इसका छोटा प्रोटीन का ही पार्ट है। ठीक है, केसीन एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, जब ये इसमें बदला तो ये क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन। क्वेश्चन पूछा जाता है दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आप क्या बता दोगे? केसीन। कौन सा? दूध में कौन सा प्रोटीन? केसीन। इतने क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब हमें नहीं लगता है कि पेट से क्वेश्चन, अब किसकी बात आ जाएगी? कौन से आंत की? छोटे आंत। दो दो क्वेश्चन, तीन तीन क्वेश्चन सब में बन रहे हैं, दो दो तीन तीन क्वेश्चन पढ़ लो पूरा, और दो दो क्वेश्चन, क्योंकि डायरेक्ट अगर हम क्वेश्चन लिखवा देंगे तो क्या हो जाएगा? चीजें समझ में नहीं आएंगे, फिर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? रटना पड़ेगा। इसीलिए फिर हम चौथी चीज आती है, किस चीज की बात? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। बताइए यहां पे क्या प्रोटीन का पूरा पाचन हो गया है? क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग से शुरू होता है, तो आप आंसर क्या बताएंगे? बताइए, अभी बताया है। मुख से होता है? मुख में होता है? हाँ, कार्बोहाइड्रेट का होता है, वही ध्यान दो ना। ईसोफेगस, प्रोटीन मुंह के बाद क्या आएगा? ईसोफेगस आएगा। क्या उसमें होता है? उसमें तो किसी का पाचन नहीं होता है। उसमें एक चीज याद रखनी, क्रमाकुंचन गति के द्वारा आता है। भोजन कहाँ पहुंचा? पेट में। तो अब यहाँ पे किसका पाचन शुरू हो जाएगा? खूब बार आया है क्वेश्चन कि प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग से शुरू होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? पेट से। ठीक, पेट में, क्योंकि उस क्यों होता है? क्योंकि उस तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। तो प्रोटीन का पाचन कहां से शुरुआत होती है? लिख लीजिए, प्रोटीन का पाचन किससे शुरू होता है? पेट से शुरू होता है। चलिए, ये जो बनाते हैं ऐसे चार्ट चल रहे हैं, चार्ट पढ़िएगा, अपने आप क्वेश्चन निकालिएगा, और हमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं वो हम सारे आपको बताते हैं, रिपीट कर दे रहे हैं बार बार आपको। ये वाला आपको रिवाइज भी करा दे रहे हैं। ठीक है? अब छोटी आंत का मीटर क्या होता है? लेंथ ज्यादा होती है, लंबाई ज्यादा होती है, लेकिन इसको लंबाई ज्यादा है तो काहे बड़ी आंत नहीं कहे? इसका जो डायामीटर है भाई, डायामीटर का मतलब जो उसकी हाँ चौड़ाई है वो क्या होती है? छोटी होती है। डायामीटर कम है। ठीक है, डायामीटर का मतलब क्या बोलते हैं उसको? व्यास की परिमाप। डायामीटर क्या बोलता है? व्यास बोलते हैं। व्यास क्या होता है? कम होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? लेकिन लेंथ क्या होता है? अरे बहुत लंबी होती है। कितना होता है? 9 मीटर की पूरी आहार नाल होती है। आहार नाल कितनी होती है? आहार नाल कितने मीटर की होती है? 9 मीटर की, उसमें से 6.5 मीटर यही है। तो इसको छोटी आंत क्यों? क्योंकि इसका व्यास, समझ में आया? अब हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है? लगभग पाचन वाला काम यहीं पे होगा। जो और यहाँ पे जो पाचन होता है वो इसके शरीर के 3 पार्ट होते हैं इसके, लेकिन उतना हमको पढ़ना नहीं है। हमें यहाँ पे जो होता है वो मेन लीवर का नाम सुने हैं, सब जानते हैं। पैंक्रियास का नाम सुने हैं, ठीक है, और पित्ताशय नाम सुने हैं। ये सब कहाँ होते हैं? यहीं पे। छोटी आंत में ही आपका क्या होता है? लीवर वहीं से लगा होता है, मतलब लीवर वहां होता नहीं है, उससे लगा होता है। ठीक है, ऊपर, उसके ऊपर होता है। ठीक, छोटी आंत से। और क्या बताया दूसरा? पित्ताशय। और तीसरा क्या बताया है? पैंक्रियास। ये सब यही होते हैं। अब देखिए, आपका जो लीवर होता है यहीं पे, इसके 3 पार्ट होते हैं, यहां हमें नहीं लेना है। ठीक है ना? अब हम यहाँ पे करते हैं, 3 चीजें पढ़ते हैं। सबसे पहले जो लीवर होता है पढ़ेंगे। पेट, छोटी आंत में हम 3 सेक्शन में पढ़ लेंगे। एक लीवर पढ़ लेंगे, और दूसरा किसमें पढ़ लेंगे?
जो बाइल डक्ट है, पित्ताशय है, उसके पढ़ लेंगे, ठीक है, दोनों पार्ट, क्योंकि ये एक पार्ट नहीं है। अब हम यहां से छोटी आंत में आप सबसे पहले किसका पढ़ेंगे? लीवर। पहली हेडिंग इसमें लीवर। लीवर को क्या बोलते हैं? लीवर की स्टडी को क्या बोलेंगे बताइए? जिसमें लीवर, जहां पे शब्द क्या आ जाए? हिपैटिक। तो स्टडी को क्या बोलेंगे? बोलो। हिपैटो। लीवर की स्टडी को क्या बोलते हैं? इसमें लीवर की स्टडी करते हैं। इसमें सेल्स जो होंगी उनको कौन सी सेल्स बोल देंगे? हिपैटिक सेल बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? हिपैटिक सेल। एक क्वेश्चन आता है कि इनमें किस सेल में सबसे ज्यादा पुनरुत्पादन की क्षमता होती है, रीजनरेशन की क्षमता होती है? रीजनरेट का मतलब हो जाता है अगर थोड़ा लगाया जाए, जैसे कहते हैं लीवर ट्रांसप्लांट, तो पूरा का पूरा क्या लीवर लगा देते हैं किसी का दूसरा? क्या करते हैं? रीजनरेट। या कोई दिक्कत हो जाती है, थोड़ा सा अगर गड़बड़ है, तो फिर से इतना ज्यादा इनमें फिर से अपने आप को रीजनरेट की क्षमता होती है, फिर से उत्पादित करने की क्षमता होती है, कि ये पूरा का पूरा फिर से लीवर तैयार हो जाता है। तो सबसे ज्यादा जो पुनरुत्पादन या रीजनरेशन की क्षमता होती है वो किसमें होती है? हिपैटिक सेल में। तो इसमें हिपैटिक सेल में आप क्या लिखेंगे? पुनरुत्पादन की क्षमता होती है। पुनरुत्पादन की क्षमता को क्या बोलेंगे? पुनरुत्पादन को क्या बोलेंगे? अभी बोला था। किसकी क्षमता होती है? रीजनरेशन की क्षमता होती है। तो आप बताओगे लीवर की जो सेल्स होती हैं उनमें किसकी क्षमता होती है? रीजनरेट की करने की क्षमता होती है। दूसरा क्वेश्चन यहां आता है, दूसरा क्वेश्चन क्या लिखेंगे? ये सबसे भारी और बड़ा अंग है। कैसा? आंतरिक। हाँ लिखिए। शरीर का शरीर का सबसे बड़ा तथा भारी आंतरिक अंग है। शरीर का आंतरिक अंग पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे? यही सबसे है। हाँ यकृत। हाँ लीवर को अच्छा है हिंदी, यकृत। शरीर का सबसे बड़ा तथा भारी कैसा आंतरिक अंग है। ये एक प्रकार की ग्रंथि है। ये एक प्रकार की क्या है? ग्रंथि है। तो आप एक पूछा जाता है सबसे भारी ग्रंथि, तो आप क्या हो जाएगा? लीवर एक प्रकार की क्या है? ग्रंथि है। बोला करिए क्या है? ग्रंथि है। तो ग्रंथि है तो क्या हो जाएगा? सबसे भारी ग्रंथि कौन? जब बड़ा आंतरिक अंग है तो इससे बड़ा कुछ होगी नहीं, तो ग्रंथि में भी क्या है? लीवर जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे भारी, या कह सकते हैं बड़ी ग्रंथि। शरीर की सबसे बड़ी और भारी ग्रंथि कौन सी होती है? तो आप क्या बताओगे? क्वेश्चन खूब आया है ये जो दो क्वेश्चन, ग्रंथि वाला भी पूछा है और तथा आंतरिक अंग वाला भी पूछा है, ठीक है। और ये पूछा है ऐसे दिया रहे, स्किन सेल में सबसे ज्यादा रीजनरेशन की क्षमता होगी। उसमें आपको हिपैटिक सेल दिया होगा और सेल का नाम दिया होगा, बहुत सारी सेल होती, न्यूरॉन सेल होंगी और कई सारी सेल होंगी, तो आप तुरंत आंसर किस पे लगाएंगे? हिपैटिक सेल पे, ठीक है, लीवर वाली सेल पे। हिपैटिक का मतलब क्या हो जाएगा? लीवर वाली सेल। लीवर का काम क्या क्या होता है और इसका और इससे इसी से लीवर से ही जुड़ा क्या होता है? आपका बाइल डक्ट जुड़ी होती है, ठीक है। जो होता है
वो क्या जुड़ा होता है, सॉरी बाइल डक्ट नहीं, गाल ब्लैडर जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है, गाल ब्लैडर। और क्योंकि जो बाइल जूस होता है वो कहां से निकलता है, या लीवर से निकल करके बाइल डक्ट में इकट्ठा होता है। नींद आ रही है क्या आपको? हाँ, छोड़ दें, चलिए। इसके जो आगे वाला भाग है वो कल आप लोगों को, जितने लोग ऑनलाइन हैं, ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हैं, वो मैसेज ड्रॉप कर दिया करिए। आपको जो भी समस्या हो, उससे आपको जो भी क्वेश्चन आपको पूछना हो, नेक्स्ट क्लास में आपको सारे क्वेश्चन का जवाब दे दिया जाएगा। और वैसे आप अनम्यूट करके भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप पूछेंगे तो यहाँ सुनाई देगा और हम आपको जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए